हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री बुक तीसरा। ठीक है, आपको पता होगा कि क्लास 12 में 3 बुक हैं हिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें से मैंने पहला और दूसरा जो बुक है वो सारे के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं और उसके पीडीएफ नोट सारे जो है मैंने टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बुक तीसरा। ठीक है, चैप्टर 10। ठीक है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उपनिवेशवाद और देहात के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है कि यदि कोई किसी भी क्षेत्र का सोचिए कि ये एक क्षेत्र है और ये एक क्षेत्र है। ठीक है, तो कोई इस क्षेत्र का कोई एक समूह यहाँ पे जाके शासन करेगा, दूसरा क्षेत्र में जाके शासन करने लगेगा, तो इससे जो है उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो आप समझ पाएंगे। जैसे कि ब्रिटेन क्या किया था ना, भारत में आके शासन किया था, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक उपनिवेशवाद था। ठीक है, और देहात तो आपको पता ही होगा, गाँव जो है उसको देहात वहात कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो है सबसे पहला टॉपिक वो है स्तंभरारी बंदोबस्त। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे स्तंभरारी बंदोबस्त क्या है। इसका नाम में ही आप समझ पाएंगे, स्तंभ अर्थात स्थायी, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। स्थायी अर्थात एक प्रकार का ये जो है एक कर है। ठीक है, कर अर्थात टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स जो है ये अंग्रेज द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। ठीक है, कब लागू किया ना, 1793 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके द्वारा जो है ये स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1793 में। ठीक है, और इसका जो टैक्स था, उसकी जो राशि थी, जो भी कर था, वो एकदम फिक्स कर दिया गया। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यह राशि प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। ये जो जमींदार हुआ करते थे यहाँ के, उससे जो है ये टैक्स इन्हें देना पड़ता था। किसे ना, अंग्रेजों को। ठीक है, अब आगे समझिए। अगर जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका सकता तो उससे राजस्व वसूल करने के लिए उसके संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। मैंने आपको क्या समझाया, मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सोचिए कि ये एक जमींदार है। ठीक है, ये जमींदार है। ठीक है, ये क्या करता था कि जितने भी किसान वसान होते थे, जो भी होते थे, वो उससे जो है ये टैक्स लेता था। ठीक है, जमींदार के पास टैक्स आ गया, ये जो किसान वसान जो है उसके साथ टैक्स ले लिए। ठीक है, ये जमींदार क्या करता था, ये जमींदार टैक्स लेने के बाद ये जो है किसान जो अंग्रेज हुआ करते थे उनको दे दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही जो है स्तंभरारी बंदोबस्त था। ठीक है, और ये जो टैक्स लेता था जमींदार किसानों से, तो वो एक फिक्स टैक्स था। ठीक है, 100 रुपया तो 100 रुपया लेना है। ठीक है, तो इस तरह से एक फिक्स रेट था। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही जो है स्तंभरारी बंदोबस्त कहलाता है। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें थी, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया कि जमींदार जो है वो किसानों के साथ टैक्स लेता था। ठीक है, टैक्स लेने के पश्चात जो है वो अंग्रेजों को टैक्स दे देता था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को जो है स्तंभरारी बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक है, और अब क्या होता था कि यदि कोई जमींदार जो है वो मतलब अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाता था, तो उसकी जो ज़मीन होती थी, जमींदार की जो ज़मीन होती थी, उसे नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, आपको एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो जमींदार हुआ करते थे उसकी जो ज़मीन हुआ करती थी वो जो है नीलाम किस वजह से की जाती थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जितने भी कारण हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को में अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। आगे है कि बंगाल और वहाँ के जमींदार। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा समझिए, यहाँ के जमींदार क्या होते थे। सबसे पहले औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित करवाए गए। ठीक है, सबसे पहले जो है औपनिवेशिक शासन जो है वो बंगाल में स्थापना की गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ये बंगाल में स्थापित की गई थी। ठीक है, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंगाल में स्थापित की गई थी दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अभी आप कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, अब आगे समझिए। बंगाल में सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित किया गया और यहाँ भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल की जो ग्रामीण समाज थी उसको पुनर्व्यवस्था किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भू संबंधी थी उसके जो अधिकार हुआ करते थे उसको जो है फिर से नई व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज चाहे तो जो भी कुछ कर सकते थे। ठीक है, यहाँ एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक नया टैक्स जो है टैक्स प्रणाली टैक्स जो है लेने का जो है फैसला करते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए।
बर्दवान में की गई एक नीलामी की घटना, इसे थोड़ा समझिए तब आप अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, ये बर्दवान मतलब वर्तमान मत समझिएगा, ये वर्धमान जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, तो वहाँ जो है वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उसके साथ जो है नीलामी, उसकी जो जमीन हुआ करती थी उसकी जो नीलाम हो गई थी उसे थोड़ा समझिए। ठीक है, 1797 में बर्दवान में एक नीलामी की गई, यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्दवान के राजा भू संपदा बेची जा रही थी, उसकी जो संपदाएं हो जा रही थी वो बेची जा रही थी। ठीक है, और बर्दवान के राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी। ठीक है, ये जो बर्दवान के राजा थे वो जितना भी मतलब टैक्स देना था अंग्रेजों को वो नहीं चुका पाया था, जिसके कारण जो है इसकी जो जमीन हुआ करती थी वो बेची जा रही थी। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। ठीक है, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, इसलिए उसकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जा रहा था। नीलाम क्यों किया गया? क्योंकि ये जो है वो टैक्स जो है वो अंग्रेजों को नहीं दे पाया, इसके कारण जो है इसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया गया। ठीक है, अब आगे समझिए। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदा सबसे ऊंची बोली लगाने को वाले को बेची जाती थी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया, जैसे कि यहाँ की जो राजा थे, बर्दवान के राजा, उसकी जो है टैक्स जो है वो चुका नहीं पाया। ठीक है, तो उसके कारण जो है उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। ठीक है, तो उसकी जो संपत्ति हुआ करती थी होती थी उसे जो है बेचा जाता था, किसके द्वारा? ना अंग्रेजों के द्वारा। तो किस तरह से बेचा जाता था उसे थोड़ा समझिए। ठीक है, किस तरह से बेचा जाता था, जैसे कि यहाँ पे राजा रहते थे। ठीक है, उसके सामने बहुत सारे व्यक्ति आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझिए कि यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह समझ गए, ये जो है खरीदने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे राजा बैठता था। ठीक है, तो यहाँ पे राजा बोलता था कि ये जो है संपत्ति ये इससे कौन खरीदेगा। ठीक है, तो ये बोलता था, कोई व्यक्ति बोल दिया कि ये हम 2000 में खरीदेंगे, तो इससे जो है कोई और व्यक्ति बोल दिया कि नहीं हम 3000 देंगे, हमको दे दीजिए। तो और कोई बोलता था कि 4000 दे दीजिए, तो कोई बोलता था 5000 दे दीजिए। तो इस तरह से जिसका ज़्यादा मांग था, जो ज़्यादा देता था उसे जो है इस संपत्ति को दे दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इसे जो है सारी कहानी में एक अजीब पैच दिखाई जाती थी, अर्थात ये जो कलेक्टर हुआ करते थे अंग्रेजों के, उसे जो है इस कहानी में मतलब इस जो प्रक्रिया थी लेन देन की, मतलब संपत्ति को बेचने की, इसमें जो है एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? तो इसे थोड़ा समझिए। ज़्यादातर खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे। ठीक है, उन्होंने राजा की ओर से जमीन को खरीदा था, अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि राजा का जो भी एजेंट था, जो भी नौकर था, उसके द्वारा ही जो है बोली ली जाती थी, और ठीक है, और उसके द्वारा ही जो है वो फिर से ज़मीन तो खरीद ली जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया था उसे थोड़ा समझिए। और नीलामी में 95% से भी अधिक फर्जी बिक्री थी। यही जो होता है दोस्तों फर्जी बिक्री होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है फर्जी बिक्री, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि वहाँ का जो नौकर और एजेंट हुआ करता था उसी के द्वारा जो है उस ज़मीन को फिर से खरीद लिया जाता था, राजा के जो एजेंट और नौकर थे उसी के द्वारा। तो इसके द्वारा जो है ये एक फर्जी बिक्री थी। ठीक है, ये फर्जी की बिक्री के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल्स एक्सप्लेन दूंगा, आप सिर्फ चैप्टर को समझते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि कोई भी राजा या फिर कोई भी जमींदार हुआ करता था, उसकी ज़मीन को किस तरह से नीलाम की जाती थी, क्योंकि वो जो है टैक्स नहीं दे पाता था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है किस तरह से उस ज़मीन को फिर से बेचा जाता था, ये भी आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे व्यक्ति आते थे, जो जितना पैसा देता था उसको जो है वो ज़मीन को दे दिया जाता था। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे समझिए राजस्व अदा करने में आने वाली समस्याएं। ठीक है, जो जैसे कि कोई जमींदार है, ठीक है, वो अगर किस मतलब जो टैक्स देता था अंग्रेजों को, उसमें जो है टैक्स किस लिए नहीं दे पाता था, उसका क्या क्या कारण था, इसे थोड़ा समझिए। क्योंकि ये जो जमींदार थे, कोई तो ये नहीं चाहेगा कि मेरा ज़मीन तुम नीलामी कर लो। ठीक है, ये तो नहीं चाहेगा, लेकिन क्या क्या कारण था कि इसकी जो ज़मीन थी वो नीलामी की जाती थी। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए। अकेले बर्दवान राजा की ज़मीन ही ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। ठीक है, स्तंभधारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदारियां जो है हस्तांतरित करके दी गई। ठीक है, ये जो है स्तंभधारी बंदोबस्त के द्वारा क्या हुआ कि 75% जो जमींदार हुआ करते थे उसकी जो जमीन थी वो हस्तांतरित, अर्थात उससे जो है बेचा जाता था या फिर उससे उस जमीन से हटाया जाता था। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी यह आशा कर रहे थे कि स्तंभधारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद वह सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे, अर्थात इससे क्या समझ पाए कि जो अंग्रेज अधिकारी होते थे वो एक
डिसाइड करते हैं या फिर विचार विमर्श करने के बाद इन्हें एक आइडिया आता है। आइडिया क्या आता है ना, स्तंभरारी जो बंदोबस्त होता है उसको जो है इस समाज में लागू करना चाहते थे। ठीक है, उसके तहत क्या होता था कि ये अगर स्तंभरारी बंदोबस्त अगर लागू कर दिया जाए तो हमको जो है अंग्रेजों को जो है बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होगा, बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, बहुत ज़्यादा कर मिलेगा, बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा समृद्ध होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये स्तंभरारी बंदोबस्त लागू करते हैं और इससे ये भी इनको पता चलता है कि स्तंभरारी बंदोबस्त मुझे लागू करने के बाद हमको जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसके कारण हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे जो है हल कर जाएंगे। ठीक है, सारे जो है हल कर पाएंगे। ठीक है, जो बंगाल की विजय के समय उनके सामने उपस्थित थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौरे से गुजरने लगी थी। ठीक है, इस तरह से होने लगा था। ठीक है, ऐसा बार बार अकाल पड़ने के कारण हो रहा था। ठीक है, खेती की पैदावारी जो है घट भी जा रही थी। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया, 70 से 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था 1770 में, तो थोड़ा सा इसे समझिए। ऐसा जो है बार बार अकाल पड़ने पर जो है इसका कारण हो रहा था खेती की पैदावार जो है घट जाती थी। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले का जो टॉपिक था, ये जो टॉपिक है ये कौन सा टॉपिक है ना, मैंने आपको बताया ये जो जमींदार हुआ करते थे वो टैक्स क्यों नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को। ठीक है, ये था टॉपिक। ठीक है, तो इसका कारण क्या क्या मैंने बताया कि 1770 जो था वो उसमें जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा संकट के दौर से गुजरने लगी थी। उसमें जो है एक जो है अकाल पड़ने लगा था। उसमें जो है खेती की जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, खेती ही नहीं हो रही थी, उपजाऊ बहुत कम थी। ठीक है, अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती और व्यापार के राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात इसे टैक्स तभी ज़्यादा मिलेगा जब कृषि को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ के अधिकारी, अंग्रेज के अधिकारी समझते थे। ठीक है, ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग की दरों को स्थायी रूप से तय किया जाएगा। यदि राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी को नियमित रूप से राजस्व मिल जाएगा। अर्थात जैसे कि ये समाज है, इस समाज में जो है जितने भी सोचिए कि 100 व्यक्ति होते थे। ठीक है, तो एक व्यक्ति से जो है एक 100 रुपया लेना चाहता, मतलब सबसे जो है 100 रुपया लेते थे। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो टैक्स था, जो कर था वो एक फिक्स था, मैंने आपको बताया स्तंभरारी बंदोबस्त में। ठीक है, तो एक व्यक्ति से सोचिए 100 रुपया ले रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उससे 100 रुपया ले रहा है, इसी तरह जो है 100 व्यक्ति से 100 रुपया ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो यहाँ के अधिकारी होते थे, अंग्रेज होते थे, वो सोचते थे कि अगर हम फिक्स कर देंगे 100 रुपया एक व्यक्ति से ही लेंगे तो इससे जो है हम लोग को फिक्स एक रकम मिलेगा। ठीक है, एक फिक्स रेट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अधिकारी समझते थे। ठीक है, अधिकारियों को ऐसा लगता था कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास खेती में सुधार करने के लिए पूंजी भी होगी और उद्यम भी होगा। ये जो है सोचते थे कि ऐसा मतलब इस तरह से जो है हम लोग जो है कर, अगर जो है टैक्स होता है उसे अगर हम लोग फिक्स कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो यहाँ के भूस्वामी होंगे या फिर जो भी छोटे छोटे किसान होंगे उसे जो है उसमें जो एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसमें जो है खेती के सुधार के लिए जो है पूंजी भी होगी इसके पास और उद्यम भी होगा। जिससे जो है इन लोग ये सोचते थे, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे थे कि जो किसान हुआ करते थे वो जो है बहुत ही ज़्यादा सामना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इन लोग को। तो ये सब जो है अधिकारी यहाँ के नहीं समझ पाते थे। ठीक है, बस अपने ही फायदा को देखते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इससे पता चलता था कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो किसान हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा कार्य करेगा, जिससे जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को टैक्स मिलेगा। तो इस तरह जो है ये एक वफादार होगा हम लोग के प्रति। तो इस तरह से जो है अधिकारी वहाँ के सोचते थे, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, अब समस्या यह है कि कौन से व्यक्ति जो कृषि सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेगा। अब ये इतने सारे समझ लिए कि हमको एक फिक्स रेट, फिक्स एक टैक्स यहाँ पे निर्धारण करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये तो पूरा एक समझ गए कि स्तंभरारी बंदोबस्त हम लोग यहाँ पे लागू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज लोग अब ये सोचने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जो हमको टैक्स देगा। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति हमको टैक्स ला के देगा। तो उसके बाद क्या आगे समझिए, कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबा विवाद चला। इसके बाद यह फैसला लिया गया। ठीक है, कंपनी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अधिकारी हैं। ठीक है, अधिकारों में वाद विवाद चला, बहुत सारे मतलब बातें चली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक डिसीजन लिया गया। ठीक है, उस डिसीजन में क्या था कि बंगाल के राजा और तालुकदारों
के साथ साथ स्तंभरारी बंदोबस्त लागू किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, बस इसे जो है थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि एटलीस्ट जो है वाद विवाद होने के पश्चात एक फैसला लिया गया जिसमें जो है बंगाल में राजा और तालुकदारों के साथ जो है स्तंभरारी बंदोबस्त जो है वो लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्तंभरारी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। अब उन्हें जो है जमींदारों के रूप में जो है ये वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सोचिए कि ये एक समाज है। ठीक है, ये जो है समाज है, इसको जो है 4 5 6 जितना भी हिस्सा है उसमें बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसके एक जमींदार होगा, इस क्षेत्र का एक जमींदार होगा, इस क्षेत्र का एक जमींदार होगा। ठीक है, तो जमींदार क्या करेगा कि इस जो ये इलाका है, इस इलाका में जितने भी किसान हैं, जितने भी जो भी व्यक्ति रहते हैं, उससे जो है उसके साथ जो है टैक्स लेगा और वो टैक्स जो है अंग्रेजों को देगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जमींदार जो है वो किसानों से टैक्स लेता है, फिर अंग्रेजों को देता है। ठीक है, और अंग्रेज को अगर टैक्स नहीं दे पाया तो उसका ज़मीन जो है उसे नीलामी कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत ही पहले ही समझा दिया था। ठीक है, बस इसे मैं थ्योरी के माध्यम से जो है स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेहतरीन ढंग से डीपली एक्सप्लेन दे दिया हूँ। ठीक है, अब तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना होता था। ठीक है, इस प्रकार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राजा राज्य का संग्राहक था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो जमींदार हुआ करते थे वो कोई भूमि का जो है मालिक नहीं था, बल्कि वो जो है राज्य का अंग्रेजों का जो एक संग्राहक, मतलब जो टैक्स को मतलब टैक्स को इकट्ठा करके लाता है, टैक्स को कलेक्ट करके लाता है, वो एक जैसे कि आप समझ सकते हैं नौकर के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो ये एक जमींदार जो है वो अंग्रेज का एक नौकर था जो कि टैक्स लाकर इन्हें सौंप देता था। ठीक है, अब आगे समझिए, जमींदार के नीचे अनेक गांव होते थे। ठीक है, जमींदार जो है उसके नीचे अनेक गांव होते थे। इसका तात्पर्य है कि जमींदार जो है बहुत सारे गांवों से जो है टैक्स लेता था। ठीक है, कभी कभी जमींदारों के बीच 400 गांव तक होते थे। ठीक है, अब 400 गांव तक क्यों होते थे? क्योंकि जो है जमींदार जो है बहुत सारे सोचिए कि ये एक क्षेत्र है। ठीक है, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है 400 गाँव है। सोचिए 400 गाँव है। ठीक है, 400 गाँव है, तो कोई जैसे कि यहाँ का जमींदार अलग है, यहाँ का जमींदार अलग है, यहाँ का सबका सब क्षेत्र का अलग अलग जमींदार है। ठीक है, तो सारे क्षेत्र जो है, सारे क्षेत्र के जो जमींदार है वो जो है टैक्स नहीं दे पा रहा है अगर अंग्रेजों को, तो उसे जो है उस क्षेत्र से जो है नीलामी की जाती थी, उसकी ज़मीन को नीलामी की जाती थी। ठीक है, तो उसके कारण जो है वो जमींदार वहाँ का हट जाता था। तो इसके कारण जो है एक ही जमींदार जो है ये चारों मतलब 400 गाँव का सारा का जो है टैक्स इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों को दे देता। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जमींदारों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अब कंपनी को नियमित रूप से राजस्व अदा कर सकेगा। ठीक है, ये जो है कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक फिक्स कर दी थी कि इतना रुपया मतलब इतना रुपया ही लेना है सबसे। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है एक फिक्स रेट थी। ठीक है, जो कि अंग्रेजों को देना पड़ता था, किसके द्वारा ना जो जमींदार हुआ करते थे उसके द्वारा। ठीक है, अब आगे समझिए, यदि वह ऐसा करने में असफल हुआ तो यह संपदा जो है उसकी जो संपदा हुआ करती थी वो जो है नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पहले ही 2-3 लाइन में समझा दिया था, स्टार्टिंग में ही समझा दिया था स्तंभरारी बंदोबस्त में। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक बस 1-2 पॉइंट्स याद रखना है कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है यहाँ पे राजस्व इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो जमींदार हुआ करता था वो किस तरह से जो है सबसे टैक्स लेता था, किस तरह से जो है टैक्स इनको देता था। ठीक है, उसके बाद यही आपको समझना है कि जो जमींदार हुआ करते थे वो किस प्रकार से उसकी ज़मीन को नीलामी की जाती थी। ठीक है, इतना तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे समझिए, राजस्व के भुगतान में जमींदारी जो है वो क्यों करते थे, अर्थात चूक क्यों जाता था? जो जमींदार हुआ करता था वो राजस्व देने में असफल क्यों हो जाता था, इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि राजस्व की दर निश्चित करने से कंपनी को निश्चित आय प्राप्त होने लगेगी। ठीक है, ये कंपनी का अर्थात है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती थी कि ये यदि एक टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया जाए तो हमको जो है नियमित रूप से जो है एक आमदनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंपनी की सोच थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बरकरार को तो ही करते रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जमींदार इस तरह से हुआ करता था। आगे समझिए, जिससे उनकी बकाया रकम बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इससे पीछे के कई कारण थे। ठीक है, ये जो है जमींदार जो है वो अब अंग्रेजों को किस तरह से मतलब किस कारणवश उसको टैक्स नहीं दे पाता था, तो इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, पहला कारण यह था कि प्रारंभ मांगे बहुत ज़्यादा थी, अर्थात आप समझिए जैसे कि कोई किसान है। ठीक है, वो गेहूँ की खेती कर रहा है। ठीक है, चावल की खेती कर रहा है, बाजरा की खेती कर रहा है, इस तरह की बहुत सारे किस्म की खेती कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है खेती करने के पश्चात जो है इसे जो है सोचिए कि 80 रुपया ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसको बेचने के बाद जो है ये 80 रुपया प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ की जो मांगे थी, यहाँ की जो टैक्स थी वो थी 100 रुपया।
तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप इसका जो है पूरा टोटल बेचने के बाद भी जो है 80 रुपया इसे प्राप्त होता है और इसका टैक्स जो है 100 रुपया दे होता है, तो ये किस तरह से जो है इसको दे पाएगा? टैक्स किस तरह से देगा? अपना गुजारा करेगा ना? गुजारा भी तो नहीं होगा, और ये जो है टैक्स भी पूरा भरपूर जो टैक्स है 100 रुपया वो नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो है पहला कारण थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे दूसरा कारण समझिए। यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो हुआ था ये जो है बहुत ज़्यादा ऊंची मांग थी। कब लागू किया था ना? 1790 के दशक में लागू किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो फसलें हुआ करती थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी, बेचने पर भी बहुत ज़्यादा कम रेट प्राप्त होता था, लेकिन यहाँ की जो मांगे थी, जो टैक्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, जिसके कारण जो है ये किसान जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाते थे। तो जमींदारों को टैक्स नहीं मिलता था, जिसके कारण जो है जमींदार भी किसानों को टैक्स नहीं दे पाता था। ठीक है, तो ये जो है पूरा व्यवस्था होती थी। ठीक है, जिससे किसानों के लिए जमींदार को उनकी राशि चुकाना मुश्किल था। तो इस कारणवश जो है जमींदार जो होते थे वो अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे। ठीक है, जब जमींदारों को किसान राजस्व देगा ही नहीं, तो जमींदार कैसे आगे कंपनी को राजस्व कैसे दे सकता है? ठीक है, तो इस तरह से जो है हुआ करता था। मैंने आपको पॉइंट्स भी बता दिए कि किसान जो है उसके पास जो है इतना पैसा ही नहीं आता था कि वो टैक्स भर सके। ठीक है, तो ये जो है टैक्स जमींदार को दे ही नहीं पाते थे, जिसके कारण जमींदार भी अंग्रेजों को नहीं दे पाते थे, और अंग्रेज को नहीं दे पाते थे, जिसके कारण अंग्रेज क्या करते थे, इसकी जो संपदा होती थी उससे नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह जो है पूरा व्यवस्था होती थी। ठीक है, इस तरह आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। राजस्व निर्धारित था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व ठीक समय पर देना पड़ता था। अर्थात आपकी फसल, जैसे कि ये एक समाज है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, तो कोई जैसे कि ए एक किसान है, बी एक किसान है। ठीक है, तो एक किसान जो है इसकी जो है उपज बहुत ज़्यादा अच्छी सी हुई। ठीक है, वहीं जो बी की उपज है, जो बी किसान है उसकी उपज बहुत ज़्यादा खराब हुई, तो ए तो टैक्स भर देगा 100 रुपया। ठीक है, लेकिन ये जो बी था वो किस तरह से भरेगा? ठीक है, तो ये भर नहीं पाएगा, तो जिसके कारण जो है जमींदार भी जो है अंग्रेजों को नहीं दे पाएगा। तो अंग्रेज को जब नहीं दे पाएगा तो अंग्रेज जो है इसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। तो इस तरह से जो है पूरा व्यवस्था होती थी। ठीक है, सूर्य अस्त विधि कानून, ये जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जो है सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार निश्चित तारीख को सूर्य के अस्त होने से पहले जो है भुगतान कर दिया जाता था। ठीक है, सोचिए कि 10 तारीख तक जो है 10 तारीख तक सबको टैक्स दे देना है। ठीक है, ये एक निश्चित टाइम होता था। ठीक है, और 10 बजे कब? जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य जब शाम हो जाता था, जब सूर्य अस्त हो जाए उससे पहले आपको जो है भुगतान करना है। ठीक है, तो अर्थात आप क्या कर समझ पाए, मैं आपको एग्जांपल देके बताया कि अगर कोई मतलब सबको 10 तारीख को टैक्स भरना है, और 10 तारीख को कब भरना है ना? 10 तारीख को सूर्य जब अस्त होगा उससे पहले आपको टैक्स भर देना है। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता था तो ये जमींदार हुआ करते थे, वो नहीं दे पाते थे, जमींदार नहीं दे पाते थे, जिसके कारण जो है उसकी जो संपत्ति को नीलाम की जाती थी। ठीक है, आपको मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। इस्तमरारी बंदोबस्त ने जमींदार की शक्ति को किसान से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदार को प्रबंध करने तक सीमित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए। आप आगे समझिए। कंपनी जमींदार को नियंत्रित रखना चाहती थी, उसकी स्वायत्ता को सीमित रखना चाहती थी। जमींदार की सैन्य टुकड़ियों को भी भंग कर दिया। उनकी कचहरी जो कि कोर्ट हुआ करते थे, उनको अपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में कर दिया गया। जमींदार से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति जो है वो छीन ली गई। ठीक है, तो ये सारा जो, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ पा रहे हैं कि जो अंग्रेज जो हुआ करते थे, तो जमींदार की जितनी भी स्वतंत्रता थी, जितने भी वो कार्य करते थे, जितना भी उसके स्वतंत्रता थी, वो सारे जो है अंग्रेज छीन लेते थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है इसको एक गुलाम बना लिया था। ठीक है, जमींदारों को। ठीक है, जमींदार के अधिकारी पूरी तरीके से सीमित कर दिए थे। ठीक है, और जमींदार को जो है एक गुलाम के तौर पर देखा जाता था। ठीक है, अब आगे समझिए। राजस्व इकट्ठा करने समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे अमला कहा जाता था। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अमला कौन होता था? इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या बताइएगा कि जो राजस्व इकट्ठा करते समय जब जमींदार होता था उसके साथ एक अधिकारी होता था, उसे जो है अमला कहा जाता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए।
वह गांव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रह में कोई कई समस्या आती थी। ठीक है, जब राजस्व जो है टैक्स हुआ करता था उसे जो है कलेक्ट किया जाता था, तब जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसान के लिए राजस्व की राशि चुका पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ होता था। ठीक है, क्योंकि ये जो किसान हुआ करते थे उसका जो फसल हुआ करता था बहुत ज़्यादा खराब होता था, जिसके कारण जो है वो अपना टैक्स जो है चुका नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस तरह का कारण होता था। अब आगे समझिए, कभी कभी किसान जानबूझकर जो है भुगतान करने में देरी करते थे। ठीक है, किसान कब कब किसान जो होता था वो कभी कभी जो है जानबूझकर जो है भुगतान नहीं करता था, टैक्स नहीं देता था। ठीक है, धनवान किसान और गांव के मुखिया, जिसे जोतदार और मंडल के रूप में दिखाया जाता है, वो जो है मैंने आपको मंडल बताया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, मंडल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप बताइएगा। ठीक है, मैंने तो अभी भी बता दिया, फिर भी आपको समझ में आया होगा तो आप बताइए। ठीक है, मंडल का अर्थ क्या होता है और जोतदार क्या होता है, ये आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, धनवान किसान और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। ठीक है, ये जो जोतदार और मंडल था, ये जो है जमींदार की जितने भी दुख तकलीफ होते थे, जिसके कारण जो है वो अपने टैक्स नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं देने के कारण उसकी संपत्ति को नीलाम किया जाता था। तो ये प्रक्रिया को देख के जो है ये जोतदार और मंडल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। ठीक है, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठीक है, ये जो जमींदार हुआ करता था वो इसके साथ चाहे तो वो कुछ ताकत अपना यूज कर सकता था, लेकिन यूज नहीं कर पाता था। ठीक है, जमींदार बाकी दरों पर मुकदमा चला सकता था। ये जो है जितने भी जैसे कि जोतदार और मंडल इसके साथ जो ये जो है मजाक उड़ाते थे, इसको देखकर हंसते थे, तो ये जो है इसके साथ जो है मुकदमा केस उस चलाया जा सकता था। लेकिन ये क्यों नहीं करता था, क्योंकि जो है ये जो कानूनी प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। ठीक है, 1798 में दरवान जिले में ही राजस्व भुगतान के लिए 30,000 से अधिक मामले लंबित थे। ठीक है, इतने सारे पहले से ही थे दोस्तों। ठीक है, अगर इसको जो है केस कर देता है इसका जमींदार जो है ये जोतदार और मैंने मंडल बताए, ये दोनों के प्रति केस कर देता, तो पहले से ही जो है इतना केसेस यहाँ पे उपलब्ध थे, उसके बाद जो है इसका केस को सुलझाया जाता था। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो है बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। ठीक है, अब मैंने आपको समझाया जोतदार और मंडल तो आपको मैंने पिछले चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है, अब जोतदार के बारे में समझिए। 18वीं शताब्दी के अंत में यह जहां एक तरफ जमींदार संकट की स्थिति में गुजर रहे थे, वहीं जो है दूसरी तरफ जो है कुछ धनी किसान के समूह गांव में अपने स्थिति मजबूत कर रहे थे, जिन्हें जोतदार कहा गया। ठीक है, मैं आपको क्या समझाया कि 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था कि जो जमींदार हुआ करते थे उसे एक नौकर बनाया गया था अंग्रेजों का। ठीक है, वो क्या करते थे कि टैक्स को प्राप्त करके जो है अंग्रेजों को सौंपते थे। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो है जिंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब हो गई थी। ठीक है, तो वहीं पर जो है दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि धनी जो किसान हुआ करते थे उसका एक समूह इस समय जो है मतलब बनने लगा। ठीक है, एक समूह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने लगा, जिसे जो है जोतदार कहा गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस यही समझिए कि जोतदार जो है वो एक धनी किसानों का समूह था। ठीक है, इतना आपको समझना है बस। अब आगे समझिए, फ्रांसीसी बुकानन ने जब उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले का सर्वेक्षण किया, जब बुकानन जो कि फ्रांसीसी का है, ये बुकानन के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, डीपली एक्सप्लेन में दे रहा हूँ कि जो बुकानन हुआ करते थे ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यरत था। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये जो बुकानन हुआ करते थे ये है दोस्तों, ये जो है बुकानन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये बुकानन कौन था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करता था। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रों का जो है ये यात्रा करता था। ठीक है, यात्रा क्यों करता था, क्योंकि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इसको जो है यही काम मिला था यात्रा करने का, किस जगह पे क्या है क्या नहीं है इसको देखता था। ठीक है, क्या उसके बारे में लिखता था। ठीक है, और ये जो है सारी जानकारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ठीक है, तो बुकानन के बारे में आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुकानन जो है जिस भी जगह पर जाता था वहाँ पे क्या देखना है, क्या किसके बारे में लिखना है, किस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से देखना है, इसके बारे में जो है पहले से ही इसको फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो जो है इसे फिक्स कर दिया जाता था कि इसी चीज़ के बारे में आपको देखना है, ऐसी चीज़ के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये सारे जो है ये लिखता है देखता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है इससे जो है ये जो भी लिखता है इसके बारे में जो है 100% हम सत्य नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, बुकानन के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए, जब उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में जो ये सर्वेक्षण करने जाता है तब उसने धनी किसानों के इस समूह जोतदार के बारे में विवरण लिखता है। ठीक है, ये जोतदार जो मैंने आपको समझा दिया, जोतदार कौन था ना, धनी किसानी। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ये लिखता है कौन ना, बुकानन। ठीक है, 19वीं शताब्दी के वर्षों तक जोतदार ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कभी कभी तो कई हजार एकड़
में फैली जमीन अर्जित कर ली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण था। ठीक है, ये जो जोतदार हुआ करते थे ये किस पर नियंत्रण करते थे? न वहाँ स्थानीय व्यापार पर और साहूकार पर। ठीक है, अब आगे समझिए। जोतदार द्वारा गरीब काश्तकार पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ये जो गरीब काश्तकार हुआ करते थे उसके ऊपर जो है इसका प्रयोग करते थे। कौन? न जोतदार जो है इसके ऊपर जो है अपना शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इनका जमीन का बड़ा हिस्सा बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। ठीक है, बटाईदारों अर्थात इसका जो जमीन हुआ करता था वो सोचिए कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको बांट के जो है यहाँ पे सिंचाई की जाती थी, खेती की जाती थी। ठीक है, जो खुद अपने हल लाते, मेहनत करते और फसल के बाद जो है अपना आधा हिस्सा जो है जोतदार को दे देते। अर्थात यहाँ की जितने भी मजदूर इसमें इसका क्षेत्र पे कार्य करता था, जोतदार का क्षेत्र पे कार्य करता था। ठीक है, तो ये अपना हल के द्वारा अपना मेहनत से ठीक है कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य करने के पश्चात जितना भी सोचिए कि जितना भी फसल हुआ उसका 50% खुद रख लेते थे। ठीक है, किसान खुद रख लेते थे, वहीं पर जो है 50% जो है वो जो है जोतदार को दे देते थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है, गांव में जो जोतदार की शक्ति थी उसके मुकाबले जो है जमींदारों की शक्ति जो है वो प्रभावशाली थी। ठीक है, जमींदार शहरी इलाकों में रहते थे लेकिन जोतदार जो है गांव में रहते थे। ये भी आपको याद होना चाहिए कि जमींदार जो है वो शहर में रहते थे, वहीं जो है जोतदार जो है वो गाँव में रहते थे। ठीक है, अब आगे समझिए। जोतदार का नियंत्रण ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े हिस्से पर था। ठीक है, ये जो जोतदार था इसका नियंत्रण जो है ग्रामवासियों के बहुत सारे व्यक्तियों पर था। ठीक है, जमींदारों द्वारा गांव की लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास को वह विरोध करते थे। ठीक है, जमींदार को अपनी कर्तव्य के पालन से भी रोकता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जमींदार जोतदार जो था वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण करता था जमींदार के ऊपर। ठीक है, तो जमींदार को किस तरह का कार्य करना है, किस तरह का कार्य नहीं करना है, उस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता था। ठीक है, कौन? ना जोतदार। जो किसान जोतदार पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रहते थे। ठीक है, जो भी किसान इस पर निर्भर था वो सारा जो है इसका पक्ष में होता था। ठीक है, जोतदार किसान को जानबूझकर राजस्व ना जमा करने या देरी करने को कहते थे। ये जो जोतदार हुआ करते थे वो चाहते थे, वो बोलते थे किसानों को कि आप जो है जानबूझकर जो है अपना टैक्स जो है जो आपको देना है वो आप अभी नहीं दीजिए। ठीक है, कोई भी कारणवश दे दीजिए कि मेरा भी फसल अच्छा से नहीं हुआ है, मेरा भी प्रॉब्लम है, आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, टैक्स नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो क्यों इस तरह बोलते थे? क्योंकि ये जो जमींदार हुआ जोतदार हुआ करते थे वो जमींदारों की तकलीफ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जोतदार और मंडल जो हुआ करते थे वो दोनों जो है इसको देखकर खुश होते थे। ठीक है, ये आपको समझा दिया है मैंने। तो इसलिए जो है ये किसानों को बोलते थे कि आप अपना जो टैक्स देना है उसको आप अभी मत दीजिए, बाद में दीजिएगा, इस तरह से जो है बोलते थे। क्योंकि ये जो जमींदार हुआ करते थे उसको वो जो है अंग्रेजों को नहीं दे पाएंगे टैक्स, तो अंग्रेजों को नहीं दे पाएंगे तो इसका जो संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखकर जो है जोतदार बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो इसके कारणवश जो है ये प्रक्रिया होती थी। ठीक है, और इस कारणवश जो है किसानों को जो है टैक्स जो है देने को इनकार कर देते थे। ठीक है, क्योंकि राजस्व का समय भुगतान ना करने से जमींदारी को नीलाम की जाती थी। मैंने आपको समझा दिया। ऐसे में जोतदार उन जमींदारों को खुद खरीद लेते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि ये जोतदार हुआ करते थे वो खुद फिर से उस जमीन को खरीद लिया जाता था। ठीक है, और खरीदने की क्या प्रक्रिया थी इसे भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे पहले अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, धनी किसान और गाँव के मुखिया लोगों की बंगाल के अन्य लोगों में प्रभावशाली बनकर उभरे थे। ठीक है, ये जो धनी किसान थे और गांव के जो मुखिया हुआ करते थे वो धनी किसान ही अर्थात जोतदार, और ये जो गांव का मुखिया को ये मंडल कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं, लेकिन मैंने पिछले बताया था, आप कमेंट किए हैं और आपका आंसर सही है तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे। ठीक है, अब आगे समझिए। कुछ जगह पर इनको हवलदार या कुछ स्थान पर जो है गांटीदार या फिर मंडल कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पिछले चैप्टर में भी बताया था और यहाँ पर भी जो है ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे समझिए कि जमींदार किस प्रकार से अपना जमींदारी को नीलाम होने से बचाते थे। ठीक है, ये जो जमींदार हुआ करते थे उसकी ज़मीन को नीलामी कब की जाती थी? जब जमींदार अपना मतलब जो भी टैक्स इकट्ठा करके जो है इकट्ठा कर नहीं पाता था उसे जो है अंग्रेज को नहीं दे पाता था, तो अंग्रेज क्या करते थे उसकी ज़मीन को नीलामी की जाती थी। ठीक है, तो ये जो है नीलाम करने के पश्चात, नीलाम करने के बाद जो है उसकी ज़मीन को जब नीलाम कर दिया जाता था उसके बाद जो है जमींदार फिर से उस ज़मीन को किस तरह से प्राप्त करता था। तो इसी तरह से यही प्रश्न है। ठीक है, मैं प्रश्न की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था पहले
फर्जी बिक्री, ठीक है। तो फर्जी बिक्री के बारे में आप समझिए, ठीक है। फर्जी बिक्री के बारे में ही जो है ये चैप्टर जो है, मतलब ये जो है पॉइंट्स आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये जो फर्जी बिक्री थी, अब फर्जी बिक्री एक ऐसा तरकीब था जिसे जमींदार जो है जमींदारी जो है वो बेचा लेते थे, ठीक है, बेच लेते थे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो समझ पाएंगे। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपने जमींदारी का कुछ हिस्सा अपना माता को दे दिया, ठीक है, क्योंकि अपनी कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीनती थी, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जो भी स्त्री का, जैसे कि ये एक स्त्री है, स्त्री का ये एक क्षेत्र है, ठीक है, तो स्त्री का क्षेत्र को कभी भी ये नहीं लेता था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट था इसके लिए, ठीक है। तो ये ऐसा करता था कौन ना, बर्दवान के राजा, ठीक है। बर्दवान के राजा जो है जितना भी उसकी जमीन हुआ करती थी वो सारे जो है अपनी माता के नाम पर कर देती थी, जिसके कारण जो है ये कंपनी जो होती थी वो इसका क्षेत्र को नहीं ले पाता था, ठीक है। तो इस तरह से पहला कारण आप समझ पाए। अब आगे समझिए। उसके बाद जमींदारों की संपत्ति के नीलाम के समय अपने ही जमींदार आदमियों से उच्च बोली लगवाकर संपत्ति को खरीद लिया जाता था। मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे अंग्रेज होते थे, यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसमें जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा देगा उसी को जो है इस संपत्ति को दे दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि देने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर उनकी भू संपदा को दोबारा बेचना पड़ता था, अर्थात जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे अंग्रेज थे, ठीक है। इधर जो है जितना भी अधिकारी है इसको खरीदने के लिए, इस ज़मीन को खरीदने के, सोचिए ये एक ज़मीन है, इस ज़मीन को जो है अंग्रेज बेच रहे थे, ठीक है। तो इसके ये जो है खरीदने के लिए बहुत सारे व्यक्ति आए हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इस ज़मीन को खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मैं आपको 2,000 दूंगा, ये आप ज़मीन तो दे दीजिए, लेकिन फिर से पीछे से कोई बोलेगा कि नहीं मुझे 3,000 में दे दीजिए, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। तो इस तरह से जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा देता था उसे जो है उस ज़मीन को दे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था कि जितने भी यहाँ पे व्यक्ति हुआ करते थे, इसमें से सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है वो उस जमींदार का ही व्यक्ति हुआ करता था, उस जमींदार का ही जो है एजेंट हुआ करता था, ठीक है। तो उसी के द्वारा जो है इस जमीन को फिर से खरीद लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि एक बार जो है फिर से जमींदार के एजेंट के जमीन खरीद लिया था। एजेंट के द्वारा जो है जमींदार का जो एजेंट हुआ करता था उसके द्वारा जो है इस जमीन को खरीद लिया जाता था, ठीक है। और पैसे देने से इनकार कर देता था, ठीक है। जब पैसे लेने का समय आता था तो उस समय जो है ये एजेंट अंग्रेजों को पैसा नहीं देता था, ठीक है। तो जिसके कारण जो है फिर से जो जमीन अंग्रेज ले लेते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया होती रहती थी, फिर से जो है बोली लगाई जाती थी, ठीक है। तो उसके द्वारा फिर से जो है जमींदार के एजेंट ही उस जमीन को खरीद लेते थे, ठीक है। और पैसा देने के टाइम पैसा नहीं देते थे। तो इस समय जो ये प्रक्रिया जो होती थी, बार बार इसी तरह की प्रक्रिया होती रही, तो बार बार जो है इस तरह से यहाँ के अधिकारी जो है अंग्रेज अधिकारी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, ठीक है। तो परेशान होने के पश्चात जो है ये एक बार जो है फिर नीलामी करनी पड़ती थी, ठीक है। फिर नीलामी करता था, तो इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब बार बार ये प्रक्रिया दोहराई गई तो ऐसे में किसी ने बोली नहीं लगाई, ठीक है। इस प्रकार से बार बार जो है उसका एजेंट ही खरीद लेता था, तो पैसा देने के टाइम जो है पैसा भी नहीं देता था, ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार होने लगा, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो अंत में जो है कम दामों में जो है जमींदार जो है उस जमीन को फिर से खरीद लेता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स बताया कि जो स्त्री के नाम पर कर देता था कोई ज़मीन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, बर्दवान का राजा वो अपनी माता के नाम पर पूरा ज़मीन को कर दिया, तो जिसके कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस ज़मीन को नहीं ले पाई, ठीक है। ये पहला कारण था। वहीं दूसरा कारण मैंने आपको समझाया कि जो जमींदार की जो ज़मीन हुआ करते थे वो छीन लिया गया। उसके बाद फिर से वो किस तरह से लाता था ना, अपना ही एजेंट द्वारा फिर से बोली लगाई जाती थी। वो बोलता था कि नहीं मैं 5,000 में खरीदूंगा, तो वो 5,000 बोलता था तब पैसा देने के टाइम जो है पैसा नहीं देता था, ठीक है। तो फिर से वो नीलामी लगाता था, फिर से बोली लगाता था, फिर से जो है जमींदार के एजेंट द्वारा ही फिर से उस जमीन को खरीद लिया जाता था। तो वो खरीदने के बाद फिर से जो है वो पैसा नहीं देता था। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया होती थी, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों समझा दिए। तो वो प्रक्रिया के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके पश्चात जो है जमींदार जो है वो खुद जो है कम दामों में जो है उस जमीन को खरीद लेते थे, ठीक है। ये दोनों आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा कारण क्या होता था इसे थोड़ा समझिए। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी से कोई जमीन खरीद लेता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार जो है उसका एजेंट ही खरीद लेता है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति खरीद लेता था तब क्या होता था इसे थोड़ा समझिए। जब बोली लगाने के पश्चात कोई बाहरी व्यक्ति उस जमीन को खरीद लेता था तब उन्हें हर मामले में उस पर कब्जा नहीं होता था, ठीक है। उसका कब्जा नहीं कर पाते थे। क्यों, कैसे होता था, तो थोड़ा सा इसे भी समझिए। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल नए
खरीदार के लोगों को मारपीट कर भगा दिया जाता था। ठीक है, जो भी व्यक्ति उस जमीन को खरीदता था तो उसे जो है मारपीट कर उस जमीन से भगाया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा? न जमींदार के जितने भी एजेंट थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, तो उसके द्वारा जो है उस व्यक्ति को मार पीट के जो है भगाया जाता था। ठीक है, किसको? न जो जमींदार की जमीन को हथिया लेता था। ठीक है, उसके बाद आगे समझिए पुराने रैयत। ये रैयत भी मैंने आपको समझाया था, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था रैयत का क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पुराने रैयत बाहरी लोगों को जमीन से घुसने ही नहीं देते थे। ठीक है, क्योंकि वह अपने अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा महसूस करते थे। ठीक है, उसके प्रति जो है वफादार भी होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैंने आपको इस टॉपिक में क्या समझाया ना, इसमें मैंने आपको ये समझाया कि जमींदार जो था वो उसका जो ज़मीन जब नीलाम की जाती थी तो वो फिर से अपनी ज़मीन को किस तरह से प्राप्त करता था। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स में था कि वो जो है किसी स्त्री के नाम पर कर दिया था, जिसके कारण जो है कंपनी जो है वो अपना मतलब कोई भी स्त्री का संपत्ति को या फिर उसकी ज़मीन को नहीं लेता था, तो जिसके कारण जो है वो अपनी कोई भी स्त्री के नाम पर कर देता था। ठीक है, ये पहला कारण था। वहीं दूसरा कारण था वो था कि अपने एजेंट द्वारा ही फिर से बार बार खरीद लिया जाता था, जिसके कारण जो है वहाँ का अधिकारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे, तो जिसके कारण जो है जमींदार खुद कम पैसा में जो है उस जमीन को फिर से खरीद लेता था। ठीक है, ये दूसरा प्रक्रिया था। वहीं तीसरा प्रक्रिया था कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति खरीद लेता है उस जमीन को, तो उस जमीन को जो है जो व्यक्ति खरीद लेता है उसको जो है मार पीट कर भगाया जाता था। ठीक है, और फिर से जो है उस जमींदार जो है उस जमीन को फिर से अपने आप मतलब अपना कब्जा कर लेता था। ठीक है, तो ये तीनों प्रक्रिया मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतरीन ढंग से समझा दिया। ठीक है, आपके एग्जाम में आए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए पांचवी रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों ये पांचवी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिए। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। मैंने आपको क्या बताया? ब्रिटिश संसद में जो है एक रिपोर्ट पेश किया गया। कब? 1813 में। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में जानकारी मिलती है। इस रिपोर्ट में किसके द्वारा किसका जानकारी मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने आपको बताया बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है इसका प्रशासन, इसका कार्यकलाप, ये किस तरह से कार्य करता था। ठीक है, इसका प्रशासन किस तरह से चलाता था, इस सारे के बारे में जो है इस रिपोर्ट में बताई गई थी, जो थी पांचवी रिपोर्ट। ठीक है, ये कब ब्रिटिश संसद में लगाया गया था, कब पेश किया गया था ना? 1813 में। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में अक्सर इसे जो है पांचवी रिपोर्ट कहा जाता था। ठीक है, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में वर्णन करता है ये पांचवी रिपोर्ट। ठीक है, वहीं पर जो है ये अक्सर जो है इसे जो है पांचवी रिपोर्ट ही कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है पांचवी नंबर पर ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके कारण जो है इसका नाम पांचवी रिपोर्ट कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें थी। अब आगे समझिए। यह जो रिपोर्ट थी पांचवी रिपोर्ट, यह 1002 पन्नों में थी। आपको आप समझ पा रहे होंगे ये जो 1002 पन्नों में होगी तो ये जो है कितनी बड़ी होगी, मतलब कितना इसमें पॉइंट्स लिखा होगा, कितना इसमें विवरण होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जिनमें जमींदार और रैयत की अर्जियाँ इसमें प्राप्त थी। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया पांचवी रिपोर्ट, उसमें जो है जमींदार के बारे में बताया गया था। जमींदार के किस तरह से जो है इस जमींदार का जमीन को नीलाम किया जाता था, इसके बारे में बताया गया है। अलग अलग जिलों के कलेक्टर की रिपोर्ट की जाए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। राजस्व जो है टैक्स होता था, उसके बारे में विवरण मिला है। ठीक है, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां भी इसमें मिली गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो है इस चारों में 4 पॉइंट्स बताएं, ये सारे जो है इसमें बताया गया है। किसमें? ना पांचवी रिपोर्ट में। ठीक है, जो 1813 में लिखा गया था। ठीक है, अब आगे समझिए। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्थापित हुई थी। ठीक है, तभी से इंग्लैंड में उसके कार्यकलाप पर बारीकी से नज़र लगाने लगे। ठीक है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है बारीकी तरीके से नज़र रखें। ठीक है, उस पर चर्चा करती थी। ठीक है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करती थी कौन? ना इंग्लैंड के निवासी। ठीक है, ब्रिटेन में ऐसे बहुत से समूह थे जो भारतीय और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारी का विरोध करते थे। ये जानते थे, ये कहते थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भारत से जो व्यापार कर रहा है, इससे जो है बहुत ज़्यादा इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त हो रहा है, जो फायदा हो रहा है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त हो रहा है, पूरा ब्रिटेन को नहीं। तो इससे जो है इसके कारण जो है ये ब्रिटेन के जो जितने भी निवासी हुआ करते थे वो सारे जो है यहाँ इसको जो है विरोध करते थे। ठीक है, अब आगे समझिए। क्योंकि वह निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो भारत
के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। यहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे इंग्लैंड के, वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार हुआ करता था उसमें, लेकिन ये जो है व्यापार की स्थिति जो परमिशन था इसे प्राप्त नहीं था, ठीक है। सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को जो है ये प्राप्त था, ठीक है। ये जो है परमिशन इसी को सिर्फ प्राप्त था यहाँ से बिजनेस करने का, ठीक है, लेकिन किसी और व्यापारियों को नहीं, ठीक है। अब आगे समझिए। क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माता के लिए भारत का बाजार खुलने के लिए उत्सुक था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत जो है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सिर्फ अधिकार है भारत पर व्यापार करने का, ठीक है, ब्रिटेन के और किसी भी व्यापारियों को नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए। अब आगे समझिए। कई राजनीतिक समूह का कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। ये जो है समझ पाते थे कि जो बंगाल पे स्थापित की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो है लाभ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, ठीक है, पूरा ब्रिटेन को नहीं मिल रहा है। कंपनी के कुशासन कौन होता है, ठीक है, मैंने आपको समझाया था कुशासन के बारे में। और इसके जो है सुशासन और सुशासन क्या होता है कि जो अच्छा सम्राट होता है, वहीं पर जो कुशासन होता है जो खराब राजा होता है, ठीक है। तो कंपनी के कुशासन अर्थात कंपनी के जो भी अधिकारी, मेन अधिकारी थे वो, और व्यवस्था प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में बहस छिड़ गई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है पूरा ब्रिटेन को लाभ नहीं होने लगा, तो जिसके कारण जो यहाँ पे बहस छिड़ गई, ठीक है। ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बहस होने लगा। कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार के घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों पर भी छापने लगा, ठीक है। ये जो है ब्रिटेन के जितने भी कंपनी, जितने भी जो भी कुछ करते थे यहाँ पे भारत में, वो सारा चीज़ जो है, सारा भ्रष्टाचार को वो सारा जो है यहाँ का ब्रिटेन का समाचार पत्र में छापा जाने लगा, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के कंपनी को शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए। अब ये समझिए कि ये जो ब्रिटिश संसद जो है उसमें ये जो है कुछ तरकीब निकाले, जिसके कारण जो है ये जितना भी बहस हो रही है, जितने भी भ्रष्टाचार को यहाँ पे छपा जा रहा है, वो सारा जो है नियंत्रण हो सके, कंट्रोल में आ सके। तो इसके कारण जो है कुछ नियमित जो अधिकार नियम कुछ पारित करते हैं, ठीक है। तो कंपनी को मजबूर किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी सारी रिपोर्ट भेजा करे, ठीक है। तो इसके जरिए इसके बाद क्या होने लगा कि यहाँ के जो भी अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन के, वो बोले ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो उसका सारा रिपोर्ट हमें भेजो, ठीक है, सारा रिपोर्ट हमको भेजो, ठीक है। ये कौन बोलते थे न, ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी हुआ करते थे, जितने भी अधिकारी थे, वो बोलते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि इंग्लैंड का ही एक कंपनी था, तो उसको बोलते थे कि वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, भारत में जो भी प्रशासन चल रहा है, उसके सारा रिपोर्ट हमको भेजो, ठीक है। तो इस तरह से ये बोलते थे। और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां भी बनाई गई, ठीक है। और इस पे जो है निगरानी करने के लिए बहुत सारा समिति बनाई गई, ठीक है। और पांचवी रिपोर्ट जो है एक ऐसी रिपोर्ट थी जो प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। बहुत सारी समिति बनाई गई, उसी में जो है एक समिति का नाम था प्रवर समिति, और इसी के द्वारा जो है ये पांचवी रिपोर्ट बनाई गई थी, लिखी गई थी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। दोस्तों मैंने आपको पांचवी रिपोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छी से एक्सप्लेन कर दिया है कि पांचवी रिपोर्ट कब पेश की गई, ठीक है। इसमें कौन सी समिति जो है इसको लिखा, कौन सी समिति जो है इसके द्वारा लिखे गई, इसके द्वारा नियंत्रण किया गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। और मैंने ये भी समझा दिया कि प्रवर समिति में जो है किस किस बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे समझिए। यह रिपोर्ट मतलब पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। तो यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बने। यही रिपोर्ट जो है इसके कारण जो है ब्रिटिश संसद जो थे वो और वहाँ के जो शासन हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें जो है वाद विवाद चलने लगा, झगड़ा होने लगा, ठीक है। तो पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुत ही बहुमूल्य थे। ये जो पांचवी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं, कहाँ के, किसके, न ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट पर पूरा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये जो रिपोर्ट था इसमें 100% जो है भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा किस उद्देश्य से लिखा गया था, ठीक है। यह हमको समझ में नहीं आती है, जिसके कारण जो है इसमें 100% जो है विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पांचवी रिपोर्ट लिखने पर कंपनी के कुशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है पांचवी रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा कुशासन प्रशासन की आलोचना की गई है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा
बहुत ही घृणा दृष्टि से बताया गया है। ठीक है, जमींदारी नीलाम होने पर नीलाम होता था, किस तरह से होता था इसके बारे में जो है 5वीं रिपोर्ट में बताया गया है। जमींदार बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते थे, तो क्या अपनाता था क्या नहीं अपनाता था, ये सारी चीज़ें जो है 5वीं रिपोर्ट में बताया गया है। और ये भी बताया गया है, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ जो है 5वीं रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये 5वीं रिपोर्ट के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बारे में अगर इससे जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे या फिर आपके एग्जाम में भी आए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इतना अच्छे ढंग से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है कुदाल और हल। ठीक है दोस्तों, ये जो है एग्जाम की दृष्टि से, आपके सिलेबस की दृष्टि से, आपके चैप्टर जो है इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कुदाल क्या होता है, हल क्या होता है, आपको पता होगा। कुदाल और हल ये दोनों जो है एक ऐसा मतलब हथियार के रूप में या फिर कुछ भी एक यंत्र, या फिर आप बता सकते हैं कि ये जो है एक हथियार है, या फिर कोई भी एक कार्य करने का जो है इस्तेमाल किया जाता था। ये जो है आपको पता होगा कुदाल क्या होता है, हल क्या होता है, ये दोनों आपके घर में होंगे तो आप जानते होंगे, या फिर खेती जो है इसके द्वारा की जाती थी, कुदाल के द्वारा, हल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये कुदाल जो है और क्या हल जो है, हल का उपयोग जो है संथाली लोग करते थे। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद जो कुदाल थे वो पहाड़ी लोग करते थे। ये दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा, पहाड़ी और संथाल। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस जो है ये जो है जो टॉपिक है इसके बारे में जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में ना, कुदाल में पढ़ेंगे हम लोग पहाड़ी के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में। वहीं जो हल है वो जो है इसमें जो है संथाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का ब्यौरा किया। दोस्तों मैंने आपको बुकानन के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया है। ठीक है, फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं आपको सिंपल में बताऊं कि ये जो बुकानन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी है। ठीक है, इतना ही आप समझिए। ठीक है, ये जो बुकानन है ये राजमहल की पहाड़ियों पर गया, ठीक है, उसका ब्यौरा किया, उसके बारे में विवरण लिखता है। ठीक है, इसके बारे में समझिए। बुकानन ने इन पहाड़ियों को अवैध बताया। ठीक है, ये जो पहाड़ी हुआ करते थे इसके जो है अवैध बताया। ठीक है, उसके अनुसार यह जो है खतरनाक इलाका था, ये जो पहाड़ी इलाका था ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक इलाका था। ठीक है, ये कौन बताता है ना, बुकानन बताता है। और यहाँ बहुत कम यात्री जाने का हिम्मत करते हैं। ठीक है, ये भी बताता है कि यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका जो है वहाँ पे जो है बहुत ही कम व्यक्ति जाते हैं, बहुत ही कम यात्री का जाने का जो है हिम्मत होता है। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, बुकानन जहाँ भी गया वहाँ उसके निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। ठीक है, ये जो है क्या बताता है कि जो बुकानन जब यहाँ के पहाड़ी इलाका में जाता है तो वहाँ पर जो भी निवासी हुआ करता था वो जो है बहुत ज़्यादा शत्रु के रूप में होते थे, बहुत ज़्यादा घृण, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले होते थे। तो इस तरह से जो है ये बताता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो निवासी हुआ करते थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण क्यों पाते थे सबको। ठीक है, इसका व्यवहार जो है शत्रुतापूर्ण क्यों था, क्योंकि ये जो है बुकानन उस समय में गया था जिस समय में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध या फिर झगड़ा, बहुत ज़्यादा यहाँ का निवासी जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने लगे थे। उस समय जो है बुकानन जाता है, जिसके कारण जो है इसको ये पता चलता है कि यहाँ के निवासी जो है वो शत्रुता का जो व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये पता चलता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, आप सिर्फ समझते हुए चलिए। ठीक है, यह लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे और इन्हें बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। ठीक है, बुकानन जहाँ भी जाता था वहाँ के बारे में अपनी डायरी में लिखता था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो है जिस इलाका में जाता था वो सारे चीज़ के बारे में लिखता था। ठीक है, ये इसको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये पहले से ही तय होता था। ठीक है, जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया वहाँ के लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाजों को देखा। राजमहल की पहाड़ियों इर्द गिर्द जो है रहने वाले लोगों जो है पहाड़ी इलाका कहलाते हैं। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो बुकानन था वो जहाँ भी जाता था वो वहाँ के लोगों से मिलता था, उसकी रीति रिवाजों को देखता था, उसके बारे में लिखता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जो है राजमहल की जो पहाड़ियाँ जो होती थी उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हुआ करते थे, जो भी लोग रहते थे उसे जो है पहाड़ी कहा जाता था। ठीक है, उस लोगों को जो है पहाड़ी कहते थे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पहाड़ी लोग किसे कहा जाता था, जो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, जो जंगलों में रहते थे। ठीक है, उसे पहाड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यह जंगल की उपज से अपने गुजार बसर करते थे, अर्थात अपना गुजारा करते थे। ठीक है, ये जो लोग होते थे वहाँ के जंगल में जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी उसके कारण जो है ये अपना गुजारा करते थे। ठीक है, और पहाड़ी लोग जो है वो झूम खेती करते थे। झूम खेती आपको पता होगा किस तरह से होता है, यदि नहीं पता है दोस्तों तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो झूम खेती होता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं, दूसरी की सोचिए कि ये एक खेत है, ये भी एक खेत है और ये भी एक खेत है। ठीक है,
तो किसान क्या करेगा कि इस जमीन पर बहुत ज़्यादा खेत करेगा, बहुत ज़्यादा खेती करेगा 2-3 साल तक, 3-4 साल तक जो है लगातार खेती किया, ठीक है। इस खेती पर खेती कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो है उर्वरता शक्ति जो है वो जब कम हो जाएगी, तब जो है यहाँ पे जो है घास फूस मतलब जो भी होता था इसके साथ जो है ये जलाया जाता था, इस जमीन को जला दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है ये इस खेत पर खेती करता था, ठीक है। तो इस खेत पर फिर खेती करने लगा, 4-5 साल खेती किया, फिर से जो है ये यहाँ पे जला दिया जाता था, जिसके कारण जो है उर्वरता जो शक्ति होती थी, उर्वरता जो उपजाऊ शक्ति होती थी वो फिर से आ सके, इसके कारण जो यहाँ पे जलाया जाता था, ठीक है। जलाकर फिर से इस खेती पर खेती करता था, ठीक है। 4-5 साल इस खेत में खेती कर लिया, उसके बाद फिर से जो है इस खेत में जाता था। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया होती थी, ठीक है। तो इसे जो है झूम खेती कहा जाता है, ठीक है। अब झूम खेती के बारे में अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। यह जंगल के छोटे हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस जो है उसको जलाकर साफ कर दिया जाता था, ठीक है। ये जो भी जमीन हुआ करती थी उसे जो है जो भी वहाँ पे घास फूस होता था उसे सारा जो जलाया करता था, उसको साफ कर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि राख पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर यह लोग तरह तरह की दालें, ज्वार और बाजरा उगाते थे, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको जो है जलाया जाता था, जिसके कारण जो है यहाँ पे उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा तरह तरह के फसलें उगाया जाता था, जिसके कारण दाल, ज्वार, बाजरा जो है बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से उगता था, ठीक है। यह अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा सा खुरच लेते थे। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जो पहाड़ी लोग होते थे वो कुदाल का उपयोग करते थे, ठीक है। दोस्तों आपको समझना चाहिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ वर्षों तक उस जमीन पर खेती करते थे, फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे यह जमीन अपनी खुदाई की उर्वरता द्वारा जो है दोबारा प्राप्त कर लेती थी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, मैंने आपको 2-3 खेत के एग्जांपल समझा दिया था, ठीक है। तो यही होती थी झूम खेती, ठीक है। दोस्तों आपको झूम खेती के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में झूम खेती के बारे में पूछे तो आप बता पाइएगा, ठीक है। अब आगे समझिए। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल को जो है इकट्ठा करते थे। दोस्तों आपको पता होगा महुआ का फूल क्या होता है, इससे जो है शराब भी बनाया जाता था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। बेचने के लिए रेशम का कोया और राल रखते थे, ठीक है। ये जो है बेचा जाता था इसके द्वारा, ठीक है। और काटकोयला जो है बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। आपको पता होगा कि काटकोयला जो है वो लकड़ी के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है। हरी घास वाला इलाका पशुओं के चरागाह बन जाता था, ठीक है। जो भी जहाँ पर भी हरी घास होती थी वो जो है चरागाह का स्थान बन जाता था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि जो जंगल हुआ करते थे वो महुआ के फूल से जो है अपना गुजारा करते थे, ठीक है। ये रेशम और कोया बेचा करते थे, ठीक है। काट कोयला का प्रयोग करते थे, ठीक है। चारागाह मतलब जहाँ पे हरी घास होती थी वहाँ पे चरागाह कर लेते थे, पशुओं को चराते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस किस तरह से क्या क्या कार्य करते थे, ठीक है। शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले, खाद्य बटोरने वाले, काटकोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में जो है पहाड़ी लोग कार्य करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि पहाड़ी लोग किस तरह के क्या क्या कार्य करते थे, ठीक है। झूम खेती करते थे, शिकार करते थे, खाद्य बटोरते थे, ठीक है। काटकोयला का प्रयोग करते थे, रेशम के कीड़े को पालते थे, ठीक है। तो ये सो जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे कार्य किसके हैं ना, पहाड़ी लोगों के, ठीक है। जो पहाड़ में रहते थे, जंगल में रहते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे समझिए। जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। ये जो इसकी ज़िंदगी जो थी पहाड़ी लोगों की, उसकी जो है जंगल से बहुत ही अच्छे ढंग से जो है इसका जो है जंगलों से मिला हुआ था। बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो जंगल में रहते थे, ये जंगलों से प्यार करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। वह इमली के पेड़ों के बीच जो है बनी झोपड़ियों पर रहते थे, ठीक है। इसका जो झोपड़ी हुआ करता था उसके दोनों तरफ जो है या फिर चारों तरफ जो है इमली के पेड़ हुआ करते थे, ठीक है। आम के पेड़ के बीच जो छाँव में जो है आराम करते थे, ठीक है। जहाँ पे आम का पेड़ मिलता था वहाँ पे बैठ के जो है उसका छाँव में जो है आराम करते थे, ठीक है। पूरे प्रदेश में यह अपनी भूमि जो है यह अपनी निजी भूमि मानते थे, ठीक है। ये जो जितना भी बड़ा इलाका होता था, पहाड़ी इलाका, जंगल इलाका, ये सारा जो इलाका खुद का इलाका मानते थे ये लोग, ठीक है। कौन ना, पहाड़ी लोग, ठीक है। बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। जो भी लोग इस पहाड़ी इलाका में आता था उसका प्रतिरोध करते थे। इनका मुखिया समूह में एकता बनाए रखता था। इनका जो मुखिया होता था वो इनके बीच तो एक एकता बनाए रखता था, ठीक है। इसके कारण क्या होता था कि आपसी झगड़ा जो होता था उसे निपटारा जाता था, ठीक है, इस मुखिया के द्वारा। अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ जो है लड़ने और छिड़ने पर अपनी जनजातियों का नेतृत्व करते थे, ठीक है। तो इस तरह जो है मुखिया का कार्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह पहाड़ी लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण करते थे, ठीक है। क्यों करते थे? क्योंकि मैदानी इलाके में किसान जो है स्थायी कृषि करते थे, ठीक है। पहाड़ जो भी किसान जो है मैदानी इलाका में स्थायी
कृषि करते थे वहाँ पे जो ये आक्रमण करते थे, क्योंकि पहाड़ी लोग द्वारा आक्रमण ज़्यादातर अभाव और काल के वर्षों में जीवंत रखने के लिए किया जाता था। अर्थात जब भी ये जो पहाड़ी लोग हुआ करते थे, ये इसका जब अकाल पड़ जाता था, जब ये झूम खेती नहीं कर पाते थे, तब जो है इस इलाका पर जो है ये हमला कर देते थे, आक्रमण कर देते थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तथा यह हमले मैदान में बसे समुदायों को अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। कभी कभी जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए जो है इस इलाका में हमला कर दिया जाता था। ठीक है, मैदानी इलाका में रहने वाले जमींदार को अक्सर पहाड़ी मुखिया को नियमित रूप से खिराज देकर उसे शांति रखनी पड़ती थी। ठीक है, मैदान इलाका में जितना भी निवासी हुआ करता था, जितना भी जमींदार हुआ करते थे, उससे जो है शांति जो है खरीदनी पड़ती थी। किससे ना, यहाँ का जो पहाड़ी इलाका का जो भी मुखिया होता था उससे क्या करता था, कुछ भी देकर ये जो है कुछ भी गिफ्ट के तौर पर पैसा वैसा कुछ भी दे देता था, जिसके कारण जो है ये कुछ भी इस पर जो है आक्रमण नहीं करते थे या फिर शांति का जो है माहौल बना रहता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मैदानी इलाकों के जमींदारों के बीच मैदानी जो इलाका हुआ करता था उसका जमींदार और यहाँ का जो मुखिया हुआ करता था पहाड़ी इलाका का, इसके बीच जो है इस तरह का संबंध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे समझिए। इसी प्रकार व्यापारी लोग पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। ठीक है, यह कर लेकर पहाड़ी मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है जितना भी यहाँ से इस पथ से गुजरता था, तो उसका जो है वहाँ से जो है जो भी गुजरता था उसके वहाँ से ये जो है टैक्स लेता था। ठीक है, जिसके कारण जो है ये व्यापारियों की जो है रक्षा भी करता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इनका कार्य। ठीक है, अब आगे समझिए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब स्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा में विस्तार होने लगा, जब 18वीं शताब्दी में जो है स्थायी कृषि जब होने लगा, बहुत ज़्यादा विकसित होने लगा, अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया। ये अंग्रेज इस कार्य को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन क्यों देते थे, क्योंकि इसको पता था कि जितना कृषि होगा उतना टैक्स हमें मिलेगा। ठीक है, जितना कृषि होगा उतना टैक्स हमको मिलेगा, जिसके कारण जो है इस जंगल को भी इन लोग जो है काटने लगे। ठीक है, जिसके कारण जो है ये पहाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ी लोग जो है जंगलों में रहते थे। ठीक है, इसके कारण बस जो है इन लोग दोनों के बीच जो है एक संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, जमींदार और जोतदार ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। ये जो जमींदार हुआ करता था, मैंने आपको समझाया, जमींदार जमीन का मालिक, जोतदार जो कि धनी किसान होता था, ये दोनों जो है धान के खेतों को मतलब जो भी भूमि होता था, प्रति भूमि, जिसे कोई भी मतलब बहुत साल तक जो है कोई इस भूमि पर कोई भी कार्य नहीं किया है, उसे प्रति भूमि कहा जाता था। ठीक है, इस प्रति भूमि को जो है धान के खेतों में तब्दील कर दिया। कौन? न जमींदार और जोतदार। ठीक है, खेतों के विस्तार से जो है अंग्रेजों को लाभ मिलता था। क्यों? क्योंकि इससे जो बहुत ज़्यादा टैक्स मिलती थी, जितना खेती उतना टैक्स। ठीक है, क्योंकि उन्हें राजस्व अधिक मिलता था। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है उजाड़, उस जंगलों को अगर साफ कर दिया जाए तो वहाँ पर भी खेती होने लगेगी, खेती होने लगेगी तो इन्हें टैक्स मिलने लगेगा, टैक्स मिलने लगेगा तो इनकी जो है संपत्ति वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ था। ठीक है, वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और जंगलों में रहने वाले असभ्य बर्बर वो उपलब्धि समझते थे। ठीक है, जंगल में जो भी रहते थे उसे जो असभ्य मानते थे, बर्बर कहते थे। ठीक है, उपद्रवी कहते थे। तो इस तरह से जो है इनके बीच जो है एक घृणा की दृष्टि थी, जो भी एक विरोध जो है विद्रोह की दृष्टि हो जाती थी। ठीक है, जिन पर शासन करना इसके लिए कठिन हो जाता था। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाई कर दिया जाए। ठीक है, जिसके कारण जो है ज़्यादा खेती हो सके, उसके कारण जो है ज़्यादा टैक्स प्राप्त होगा। ठीक है, स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। ठीक है, ये जो जंगल में जितने भी रहते थे उससे जो है स्थायी कृषि करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण जो ये इसे पालतू बनाया जाएगा, इसे सभ्य बनाया जाएगा, इसके कारण जो है ये कंट्रोल में आ सकते थे। ठीक है, तो इस तरह जो है ये समझते थे। ठीक है, लेकिन जो है आपको याद होगा कि जंगली खेती भी खेती करते थे। कौन सी खेती? नहीं, ये झूम खेती करते थे। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा। ठीक है, ये जो जंगली है मैंने आपको समझाया इसका क्या क्या कार्य था। पहाड़ी लोगों का जो कि जंगली लोगों का दोनों जो है एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसका क्या क्या कार्य था मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इसका जो है इससे जो है ये अधिकारी समझते थे, अंग्रेज अधिकारी के ये जो है जंगली लोग होते थे उसे जो है शिकार करना होगा, इसे छोड़ना पड़ेगा, खेती का धंधा अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और इससे जो है ये राजी होना पड़ेगा, इसको जो है इस तरह का राजी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सारा जो है ये सोच रहे हैं कौन? ब्रिटिश अधिकारी, इनकी सोच थी इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होने लगा। स्थायी कृषि कौन होता है, किस तरह से होता है? जैसे कि ये एक जमीन है, इसी पर खेती हो ही रहा है और होता ही रहेगा। ठीक है, इसे स्थायी कृषि कहा जाता था। ठीक है, जंगल और चरागाह की जमीन कम होने लगी। ठीक है, ये जो जंगल और चरागाह जो है वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि जो है ये जितने भी यहाँ के अधिकारी हुआ करते थे वो फोर्स करते थे कि जहाँ भी क्षेत्र मिला, जितना भी क्षेत्र मिला, वो सारा जगह में खेती करो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा खेती करेंगे तो इसको ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो ठीक है, तो इस तरह जो है ये खेती को प्रोत्साहन देते थे। ठीक है,
इससे पहाड़ी लोग और स्थायी खेतीहर के बीच झगड़ा तेजी होने लगा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे जो कि जंगलों में रहते थे वो, और यहाँ के स्थायी खेतीहर जो कि स्थायी खेती करते थे वो, इस दोनों के बीच जो है एक युद्ध देखने को मिलता है। मतलब इसके दोनों के बीच जो है झगड़ा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी चाहते थे, खेतीहर जो स्थायी खेतीहर चाहते थे कि ये चाहते थे कि जंगल जो है इसको भी सफाया करके हम लोग स्थायी कृषि करेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है इन लोग दोनों के बीच जो है एक झगड़ा की दृष्टि बन जाती है। ठीक है, पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों में हमला करने लगे। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जब यहाँ के स्थायी खेतीहर थे वो जब पहाड़ी इलाकों में जंगलों में जंगल को काटने लगे, तो उस समय जो है पहाड़ी लोग जो है वो क्या करने लगे कि वहाँ पर गांव के जो भी वहाँ पर जितने भी निवासी थे उसके ऊपर जो है हमला करने लगे। गांव वाले के अनाज और पशु को छीनने लगे, झपटने लगे। ठीक है, इस दोनों को जो है अनाज को, वहाँ के जो भी गांव के जितने भी अनाज हुआ करते थे उसको, और पशु जितने होते थे उन लोग पर जो है अपने झपट बनाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक माहौल क्रिएट होता है जिसके किसके किसके बीच ना, पहाड़ी लोग और खेतीहर, स्थायी खेतीहर के बीच। ठीक है, अंग्रेजों ने इन पर काबू करने का प्रयास किया परंतु असफल रहे। ठीक है, ये जो है अंग्रेज जो है वो पहाड़ी लोगों पर काबू करना चाहते थे लेकिन ये जो है असफल रहते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1770 के दशक तक अंग्रेज अधिकारी ने पहाड़ी लोगों की मारने और इनका जो है संहार करने की क्रूर अपना जो है नीति अपनाने लगी। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो है 1770 के दशक में क्या होने लगा कि जब अंग्रेज ने इस पर काबू करना चाहा तो काबू करने में असफल रह गए। तब 1770 के दशक में क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया जाने लगा कि जो जितने भी पहाड़ी लोग हैं उसका जो है मारो, उससे जो संहार करो, उसको खत्म करो, जो भी करना है करो, लेकिन इसका जो है सफाया करो। ठीक है, तो इस तरह की नीति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब आगे समझिए, 1770 में ये दशक ये जो है स्थिति बनी हुई थी। वहीं पर 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्विंसलैंड ने शांति स्थापना की नीति जो है प्रोत्साहित किया। ये जो है अगस्टस क्वींसलैंड ये क्या करते हैं कि 1780 के दशक में जो है इन लोग दोनों के बीच जो है एक शांति स्थापना करना चाहते थे, लेकिन जो है ये भी जो है एक असफल हो जाते थे। ठीक है, इसके अनुसार पहाड़ी मुखिया जो है उसको वार्षिक भत्ता मिलेगी। भत्ता अर्थात तो कुछ भी वर्ष में जो है कुछ भी इसको पैसा वैसा कुछ भी मिलना जाने लगेगा। वहीं पर जो है उसके बदले जो है वहाँ के आदमी जो होती थी, पहाड़ी लोगों का जितने भी आदमी होता था उसको जो है इस चाल चलन जितना भी इन लोग बुरा कार्य कर रहा है उसको जो है ठीक करने के लिए इसे प्रोत्साहन करने लगेगा। अर्थात इसको जो है दो तरह की इसमें जो है दो तरह जो शांति स्थापना कर रहे थे क्विंसलैंड, इसमें दो शर्त थी। क्या थी ना? पहला शर्त ये था कि जो भी यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था वो इसको जो है वार्षिक भत्ता देगा, वर्ष में कुछ जो पैसा वैसा देगा। ठीक है, ये देगा अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, इसी के बदले जो यहाँ के पहाड़ी इलाके लोग थे वो इसको तो क्या देंगे ना, यहाँ के जितने भी निवासी थे वो कुछ भी मतलब हमला नहीं करेंगे, इन लोग शांत रहेंगे। तो ठीक है, इन लोग दोनों के बीच इस तरह से समझौता करने का प्रयास किया। कौन? ना अगस्टस क्विंसलैंड। कब किया? ना 1780 के दशक में किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर लिया। ठीक है, और जिन्होंने भत्ता लिया वे समुदाय में सत्ता खो बैठे। ठीक है, कुछ मुखिया जो है वो इस वार्षिक भत्ता को लेने में सफल हो गए, मतलब ले लिए। ठीक है, उसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं जो है कोई मुखिया जो है वो इस भत्ता को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो मुखिया इस भत्ता को लेता है, जो भी मतलब कुछ भी देता है, गिफ्ट या फिर पैसा जो भी देता है, उसको जो है जो एक्सेप्ट कर लेता है उसे जो है इस समुदाय से जो है निकाल दिया जाता है। इसे बोला जाता है तुम इस तरह मतलब हम लोग का समाज सेट किया ना, मतलब इस तरह से बोला जाता था। ठीक है, कि तुम उसका लालच में पड़ गया ना, उसका भत्ता जो दे रहा था वो ले लिया। ठीक है, तो इस तरह जो है उसको एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस समुदाय से जो है उसको अलग किया जाता था, जो मुखिया जो है इस भत्ता को अपना लेता था। ठीक है, जब शांति स्थापना के अभियान चलाए जा रहे थे तब पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बल से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ी लोगों के भीतरी भागों में चले गए। ठीक है, जब स्थायी शांति की स्थापना जब होने लगी, शांति स्थापना जब करने लगे, जब अभियान इस प्रकार चलाया जाने लगा, तब क्या होने लगा कि जो पहाड़ी लोग थे उस पर वो जो है सैन्य बल दिखाने के लिए या फिर सैन्य बलों से जितने भी सैनिक थे उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए जो है वो पहाड़ी के अंदर घुस गए। ठीक है, और उसके पहाड़ी के अंदर घुसने का और एक वजह था कि वहाँ के जो बाहरी लोग थे उससे जो है लड़ाई चालू रखने के लिए भी जो है ये
पहाड़ी के अंदर घुस जाते थे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ का जितना भी पहाड़ी लोग था उस पर एक मुसीबत आती है। ठीक है, क्या मुसीबत आती है कि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर स्थायी कृषि हो, लेकिन ये जो है पहाड़ी लोग वो इनकार करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है जंगल जो था यहाँ यही था इसका घर, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जंगलों से। ठीक है, तो जंगलों को ये छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसके कारण जो है अंग्रेज और पहाड़ी लोग के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है संघर्ष देखने को मिलता है। इसके पश्चात क्या होता है कि ये शांति की स्थापना करने लगते थे। ठीक है, तो शांति स्थापना करने के पश्चात जो है बहुत सारे मुखिया जो है इसके पक्ष में आ जाते हैं, अंग्रेज के पक्ष में। ये जो है भत्ता जो भी देता था वो अपना लेता था। ठीक है, तो कुछ मुखिया जो है फिर भी नहीं अपनाया, जो कि जंगलों में रह गया। ठीक है, तो जंगलों में रहने के पश्चात क्या हुआ कि वहाँ का जो भी बहुत कम वहाँ पे पड़ गए, बहुत ही कम निवासी वहाँ पे पड़ गए। ठीक है, क्योंकि कुछ जो है मुखिया वो तो अपना लिया था भत्ता को, तो वहीं पर जो है बहुत कम यहाँ पे निवासी पड़ गए, तो जिसके कारण जो है वहाँ पे इन लोग दोनों के बीच युद्ध नहीं बन पाती थी, जिसके कारण ये अगर युद्ध लड़ते तो कहीं ना कहीं जो है ये हार जाते थे, जिसके कारण जो है ये पहाड़ी के अंदर घुस जाते थे। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए। इसी कारण जब 1810-11 में बुकानन इस क्षेत्र में जाता है, इस क्षेत्र की यात्रा करता है, तब जो है यह स्वाभाविक था कि पहाड़ी लोग जो है बुकानन का संदेह और अविश्वास की नज़र से देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है बुकानन इस टाइम में गया था जब इन लोग दोनों के बीच युद्ध देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके कारण जो है बुकानन बताता है कि यहाँ की जो दृष्टि होती थी, यहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा डेंजर था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ज़्यादा शत्रुता का व्यवहार था। ठीक है, तो इस तरह जो है बुकानन बताता है। ठीक है, आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि बुकानन जो है 1810-11 ईस्वी में जो है यहाँ पे जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहाड़ी लोग अंग्रेजों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे। पहाड़ी लोग जो है वो अंग्रेजों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगल को नष्ट करके उनकी जीवन शैली को जो है बदलना चाहते थे। ठीक है, ये चाहते थे, ये जो पहाड़ी लोग थे वो ऐसा दृष्टि से इसको देखते थे अंग्रेजों को कि अंग्रेज चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी जंगल थे उसे जो है नष्ट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी जो जीवन शैली है, जो भी हम लोग का जीवन जीने का स्टाइल है उसको बदल देगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इस दृष्टि से इसे देखते थे। ठीक है, अब दोस्तों ये समझिए कि पहाड़ी लोगों के लिए जो है एक नया खतरा आ रहा था। ठीक है, तो पहाड़ी लोगों का एक नया खतरा क्या था इसे थोड़ा समझिए, जिसके कारण जो ये पहाड़ी लोग जो है वो खत्म होने लगे, इसका चित्र बहुत ज़्यादा खत्म होने लगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे थोड़ा समझिए। उन्हीं दिनों में एक खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी, वह था संताल लोगों का आगमन। ठीक है, यहाँ पे जो है संताल लोग आगमन होने लगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको हल के बारे में बताया, सॉरी कुदाल के बारे में बताया, अब हल के बारे में समझिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कुदाल और हल, कुदाल जो कि पहाड़ी लोग यूज करते हैं, वही संथाल जो है वो हल का उपयोग करते थे। ठीक है, ये दोनों आपको समझा दिया था, तो ये जो है पहाड़ी लोगों का यहीं तक था। अब संथाल लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये संथाल जो है यही एक इसका जो है खतरा बन गया था, किसका? ना पहाड़ी लोगों का। ठीक है, तो संथाल का क्या विशेषता थी, किसके कारण जो है इसका खतरा बन जाता है, तो इसे थोड़ा समझिए। संताल लोग वहाँ के जंगलों का सफाई करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जंगल जोतते हुए, चावल एवं कपास जो उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुस जा रहे थे। ठीक है, ये क्या कर रहे थे कि इमारत लकड़ी को काट रहे थे, जमीन जोत रहे थे, चावल और कपास की खेती कर रहे थे, वहीं जो है इस इलाके में जो है बड़ी संख्या में जो है घुसते जा रहे थे। ठीक है, ये जो है संताल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने लगे। ठीक है, अब आगे समझिए। संताल लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा कमा लिया। ठीक है, तो ये जो निचली पहाड़ियाँ हुआ करती थी वहाँ पे जो है ये संथाल लोग वो यहाँ पे नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है जब नियंत्रण कर लेते हैं यहाँ पर, तो जब यहाँ का पहाड़ी लोग था वो और भी अंदर जाना पड़ता था, पहाड़ के और भी अंदर जाना पड़ता था, जिसके कारण जो है इसका जो है एक आगे समझेंगे कि ये जो संथाल लोग थे और भी बहुत ही डेंजर साबित होते हैं पहाड़ी लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे। ठीक है, इसलिए पहाड़ी लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतरी की और इससे पीछा हटना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ कि जब संथाल लोग यहाँ पर एंटर करने लगे, राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे, तब पहाड़ी लोग जो है और भी अंदर जाने लगे, पहाड़ के और भी अंदर जाने लगे। ठीक है, इससे छिपने के लिए, इससे जो है अपना मृत्यु का शिकार ना बन जाए, इसके कारण जो है ये और भी अंदर जाने लगे। ठीक है, पहाड़ी लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ी लोग थे वो कुदाल का प्रयोग करते थे, वहीं जो संताल जो था वो कुदाल के बदले हल का प्रयोग करता था। ठीक है, तो ये पहाड़ी लोग जो है झूम खेती करता था, जिसके कारण जो है वो कुदाल का उपयोग करता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया था।
इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ी जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो है ये कुदाल जो है ये पहाड़ी जीवन जो था, पहाड़ी जितने भी निवासी थे वो इसका प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो हल जो है संथालों का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, ये आपको दोनों पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुदाल अर्थात पहाड़ी लोग, वहीं संथाल मतलब हल जो कि संथाल लोग। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुदाल और हल की यह लड़ाई जो है काफी लंबे समय तक चली। ठीक है, इसका जो शॉर्ट नाम दे दिया गया वो नाम दे दिया दोस्तों कुदाल वर्सेस हल। ठीक है, कुदाल वर्सेस हल। कुदाल कौन था? कुदाल था पहाड़ी लोग, वहीं हल था संथाली लोग। इन लोग दोनों के बीच एक युद्ध क्रिएट होता है। किससे कैसे युद्ध क्रिएट होता है, किस तरह से होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आप समझते हुए चलिए। ठीक है, अब थोड़ा समझिए संथाल के बारे में। मैंने आपको बताया संथाल जो कि निचली पहाड़ियों में जो है अपना कब्जा जमा लिए थे। ठीक है, जिसके कारण जो है पहाड़ी लोग बहुत ही अपने पहाड़ के और भी अंदर तरफ घुसने लगे थे। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया। आप संथाल के बारे में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन लीजिए। ठीक है, संथाल गुजरिया जो कि राजमहल श्रृंखला का एक भाग था। यह संथाल जो है लोग 1800 में आए थे। ठीक है, ये जो संथाल लोग थे वो 1800 में आए थे। ठीक है, इन्होंने कई जंगलों को काटकर खेती क्षेत्र को बढ़ाया था। बहुत सारे जंगलों को काटा, वहाँ पे उपजाऊ बनाया उस जमीन को। ठीक है, उसके बाद जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया। 1810 के अंत में बुकानन गुंजरिया इलाके में आया था। ठीक है, ये जो बुकानन था वो जो है 1810 के ईस्वी में आया था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसने देखा कि आसपास की जमीन जो है खेती के लिए कभी अभी अभी जोती गई है। ठीक है, ये देखा बुकानन 1810 में जब यहाँ आया, तब बुकानन देखता है कि यहाँ की जमीन जो है अभी अभी जोती गई है। ठीक है, जो पहले थोड़ा देर पहले जो है ये क्या थी ना, जमीन जो है थी वो एक जंगल थी। ठीक है, वहाँ के भूदृश्य को देखकर जो बुकानन अचंभित रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा देर मतलब 1-2 साल पहले आप सोचिएगा कि आपके घर में या फिर आपके गांव में कहीं पर भी जंगल रहा होगा, तो आप सोचिए कि एक साल पहले जो है यहाँ इस क्षेत्र को जंगल देखते हैं। ठीक है, वहीं पर 1-2 साल के बाद आप आते हैं इसी जगह पर और आप देखते हैं कि इस जो क्षेत्र जो जंगल था वो बहुत ज़्यादा अब खेती होने लगा है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन गई है। तो ये देखकर आप भी एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को देखकर जो है ये अचंभित रह गया। ठीक है, बुकानन ने लिखा कि मानव श्रम के सचमुच प्रयोग से इस क्षेत्र को जो है काया ही पलट गई। अर्थात ये बताता है कि अगर कोई भी क्षेत्र बहुत कितना भी खराब क्यों ना हो, इस क्षेत्र को अगर मनुष्य चाहे तो अपना मेहनत के जरिए जो है इस क्षेत्र को भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है बुकानन बताता है। उसने लिखा गुजरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है। मैंने आपको बताया था कि जो बुकानन कहीं भी जाता था तो उस क्षेत्र के बारे में लिखता था, उसको देखता था, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझता था। ठीक है, और बुकानन ये भी देखता था कि किस क्षेत्र में उपजाऊ ज़्यादा होती थी, किस क्षेत्र पे उपजाऊ कम होती थी। ठीक है, और बुकानन ये भी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी अधिकारी वहाँ पे होते थे उसको ये भी पता था कि किस जमीन पर जो है किस तरह से जो यहाँ पर जो है उपजाऊ इस जमीन को बनाया जा सकता है, किस तरह से इस जमीन पर खेती की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से सारा जानकारी जो है ये बुकानन अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है बुकानन लिखता है कि यहाँ की जो भी गुजरिया में अभी अभी जो है कॉफ़ी भी जुताई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लिखता था कि कॉफ़ी भी यहाँ पे उगाया जाता था, जिससे यह पता चलता है कि इससे जो है कितने शानदार इलाका में बदला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये बताता है कि कोई जंगल को अगर उपजाऊ जमीन में बदल दिया है तो ये बहुत ज़्यादा शानदार इलाका बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अचंभित भी रह जाता है। ठीक है, हैरान भी हो जाता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ, अर्थात मैं कौन है, ये बुकानन ये सोचता है कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। ठीक है, ये बताता है कि कोई भी क्षेत्र कितना भी खराब क्यों ना हो, ये जो है अगर मेहनत चाहे, अगर मनुष्य चाहे तो अपनी मेहनत की बल पर जो है कोई भी क्षेत्र को बदल सकता है। ठीक है, यहाँ की ज़मीन चट्टानी थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ की ज़मीन जो थी वो चट्टानी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है जो संथाली लोग थे वो दोस्तों ये इतना मेहनत करते थे, इतना ज़्यादा मतलब अपने हाथों के बले अपने हल के जरिए जो है किसी भी क्षेत्र को जो है उपजाऊ बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये जो संथाल जो है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत थी। ठीक है, बुकानन ने इतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों जो है कहीं नहीं देखी थी। ठीक है, बुकानन ने जब इस जमीन के बारे में पूछा तो इससे यह पता चला कि ये जो संथाल लोग जो है इसी के द्वारा जो है एक कृषि की क्षेत्र जो है सीमाएं बढ़ाई गई है। ठीक है, ये जो कृषि क्षेत्र ये देख पाए वो जो है संथाल द्वारा किया गया था। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। संथालों के आने से पहाड़ी लोगों के बीच नीचे जो है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो संथाल के आने से पहाड़ी लोग नीचे के ढालों पर भाग गए। ठीक है, भगा दिया गया और जंगलों को सफाया किया गया और फिर वहाँ पर बस गए। ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया कि ये जो संथाल हुआ करते थे वो जंगलों को सफाई करने में कोई भी हिचक नहीं रखते थे, कोई भी मतलब डर भर अनुभव कुछ नहीं था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, ये जो है कोई भी जंगल को हटा दिया जाता था, कोई भी जमीन को जो है ये उपजाऊ बना दिया जाता था, ठीक है। तो ये जो संथाली हुआ करते थे, संथाल लोग हुआ करते थे, वो क्या किए कि जो भी जमीन जो भी जंगल था उसे जो है उपजाऊ क्षेत्र में बदल कर जो है वहाँ पे जो है खुद बसने लगे, ठीक है, खुद रहने लगे, जिसके कारण जो है वो पहाड़ी लोग जो थे, जो जंगलों में रहा करते थे, वो जो है और भी नीचे चले गए, ठीक है, पहाड़ के और भी पहाड़ी इलाकों में जो है और भी नीचे की ओर चले गए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया संथाल के बारे में, ठीक है, संथाल किस तरह से यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है संथाल बहुत ज़्यादा मेहनती करते हैं, किसी भी क्षेत्र को जो है उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से संथालों के बारे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे समझिए कि संथाल लोग जो है वो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो किस तरह से पहुँचते हैं यहाँ पे, ठीक है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आए थे, ठीक है। जमींदार लोग खेती के लिए भूमि तैयार करने और खेती विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पर रखते थे। क्या होता था कि जमींदार लोग थे वो अपना जो यहाँ पे संथाल लोग था उसे जो है भाड़े पे रखते थे, किस लिए? क्योंकि ये जो है कोई भी भूमि को तैयार कर सकते थे, कोई भी भूमि को जो है उपजाऊ बना सकते थे, कोई भी भूमि पर खेती कर सकते थे, ठीक है। तो इसके लिए जो है जमींदार संथालों को रखते थे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रित कर दिया, अर्थात जब ब्रिटिश संसद इसके बारे में सुने, इसके बारे में जाने संथालों के बारे में, तब जो है ब्रिटिश संसद को बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि ये जो संथाल कोई भी क्षेत्र को उपजाऊ बना सकता था, किसी भी क्षेत्र में कोई भी है तो उसे यहाँ से भगाया जाता था, ठीक है। तो इसके जरिए जो है ये ब्रिटिश जो अधिकारी हुआ करते थे इसके बारे में सुने तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, ठीक है। तो इससे जो है इसको जो है संथाल को एक हथियार के रूप में उपयोग करने लगे। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को स्थायी कृषि के लिए प्रोत्साहन करने का प्रयास किया, ठीक है। ये जो है पहाड़ी लोग उसको जो है स्थायी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं, ठीक है। उनका ध्यान जो है उसके बाद जो है संथालों की ओर जाता था। क्यों? क्योंकि संथाल जो है किसी भी क्षेत्र को उपजाऊ बना देता था, ठीक है। कहीं पर भी जो है जंगलों को साफ करने में कोई भी हिचक नहीं रखते थे, ठीक है। तो इसके जरिए जो है इसका जो है अंग्रेजों का ध्यान जो है संथालों की ओर जाता था, ठीक है। जब एक और पहाड़ी लोग जंगल काटने के लिए तथा हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, पहाड़ी लोग अब उपद्रवी व्यवहार करते थे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे समझिए। वहीं दूसरी तरफ संथाल आदर्श विषामते प्रतीत हुए, ठीक है। क्योंकि इन्हें जंगलों का सफाई करने में कोई भी हिचक नहीं थी, कोई भी अनुभव, कोई भी डर अनुभव कुछ नहीं था, ठीक है। यह लोग हल का प्रयोग करते थे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हल और कुदाल, आपको याद होगा टॉपिक, तो हल के बारे में बताया था। हल जो है संथाल जो उपयोग करते हैं, वहीं कुदाल जो है पहाड़ी लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। दोनों के बारे में आपको समझाया था, ठीक है। स्थायी कृषि भी करते थे ये जो है संथाल लोग, वो स्थायी कृषि भी करते थे तथा भूमि को पूरी ताकत के बल पर जो है जोतते थे, ठीक है। ये जो संथाल लोग हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते थे, बहुत ज़्यादा ताकत के बल पर जो है किसी भी क्षेत्र को जो है उपजाऊ बना देते थे, ठीक है। संथाल को जमीन देकर राजमहल की तलहटी के बसने के लिए तैयार कर दिया गया, ठीक है। ये जो संथाल हुआ करते थे वो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जमींदार यहाँ पे मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या किए कि जो संथाल हुआ करता था उससे जो है राजमहल की पहाड़ियों पे बसने के लिए जो है तैयार कर दिया गया, यहाँ पे रहने की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या हुआ इसे थोड़ा समझिए। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े बड़े इलाके जो कि दाहिन एक को कहा जाता है इसके रूप में सम्मानित किया गया। और ये जो दाहिन एक को, ये कौन सा क्षेत्र होता है ना, जो संथाल जो है वो जहाँ पे रहते थे, ठीक है, उस क्षेत्र को जो है दामिने को कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसे जो है संथाल की भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये जो ब्रिटिश के जितने भी अधिकारी हुआ करते थे वो इस क्षेत्र को सोचिए कि ये जो क्षेत्र है, ये जो एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को जो है संथालों को दे दिया गया। तो ये संथालों को दे दिया गया तो ये क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया ना, दामिनेको, ठीक है। तो दामिनेको कौन सा क्षेत्र है? जो क्षेत्र में संथाल लोग रहा करते थे, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। और स्थायी किसान बनना था, ठीक है। इसको जो है जो संथाल हुआ करते थे इसे जो है स्थायी किसान बनना था। संथाली को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में एक शर्त रखी गई थी, ठीक है। संथाल जो है उस पर एक भूमि का अनुदान दिया गया, तो उसमें उस पत्र में जो है एक शर्त रखी गई, ठीक है। शर्त क्या था इसी तरह समझिए। संथाल को दी जाने वाली भूमि के
कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्ष के भीतर जो है उसे जोतना था। अर्थात कोई भी क्षेत्र अगर दे दिया गया, उसका जो 10वां भाग होगा, सोचिए कि इसको 10 भाग में बांट दिए, उसका जो 10वां भाग होगा उस क्षेत्र को जो है 10 वर्षों के भीतर जो है उसको जोतना है, ठीक है, उसको उपजाऊ बनाना है, ठीक है। तो इसका जो है एक शर्त रखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि ये जो शर्त क्या था ना, ये था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इस पूरे क्षेत्र को पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, उसका नक्शा तैयार किया गया, इसके चारों ओर खंभे गाड़े गए, ठीक है, और इसका जो है सीमा जो है निर्धारित किया गया, ठीक है। दामिनकों के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। जब इसका जो है क्षेत्र मिल गया, इसको दामिनको जिसे कहा जाता है, इसको जब क्षेत्र मिल गया तब इसकी जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। संथालों की गाँव की संख्या 1838 में 40 थी, वहीं पर 23 से बढ़कर 1851 में 1773 तक पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब 40 गांव थी 1838 में, वहीं पर जो है टाइम बीतते 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 1851 में जो है 1473 जो है गांव यहाँ पे बन गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से इनका विकास हुआ था, कितना तेजी से इसका विकसित हुआ था, ठीक है। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या भी 3000 से बढ़कर 82,000 तक पहुंच गई थी। दोस्तों आपको समझना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जब संथालों की संख्या 1838 में इतना थी तो वहीं 1851 में कितनी थी, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब इनकी संख्या 3000 थी उससे बढ़कर कितना हो गया, तो आपको याद होना चाहिए 82,000, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे संतालों की वजह से खेती का विस्तार होने लगा, संताल क्या करते थे, स्थायी खेती करते थे, किसी भी क्षेत्र को उपजाऊ बनाना चाहते थे। तो इसके द्वारा जब खेती का विस्तार होने लगा, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियां जो है राजस्व से बढ़ने लगी। कैसे बढ़ने लगी, क्योंकि संथाल जो होते थे वो किसी भी क्षेत्र को उपजाऊ बना देते थे, ठीक है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो जंगल हो, कोई किसी भी क्षेत्र हो, उससे जो उपजाऊ बना देते थे, ठीक है। तो उपजाऊ बनाने के पश्चात जो है बहुत ज़्यादा खेती होने लगी। जब बहुत ज़्यादा खेती होने लगी तब अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलने लगा, ठीक है। तो उसके कारण जो है उसकी तिजोरियाँ थी वो राजस्व से बढ़ने लगी, वृद्धि होने लगी, ठीक है, बढ़ने लगा, उन्हें ज़्यादा टैक्स मिलने लगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़ी लोगों के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ी लोग थे वो जंगलों में रहते थे, लेकिन संथाल लोग जो है वो जंगलों को नष्ट करते रहे थे। तो इसके कारण जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ा इस पर, ठीक है। क्योंकि अब पहाड़ी लोग को मजबूर होकर पहाड़ियों के भीतर की तरफ ही जाना पड़ा, ठीक है। इसके कारण जो है मजबूर होकर जो है पहाड़ी लोग और भी भीतर जाने लगे, ठीक है। यहाँ इन्हें उपजाऊ भूमि नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। अब जो है ये मैंने आपको समझाया था कि जो पहाड़ी लोग होते थे ये क्या करते थे ना, झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि एक मतलब खेत पर किए, एक जमीन पर किए, फिर 2-3 साल बाद जो है दूसरे खेती पर करेंगे, दूसरी जमीन पर करेंगे, फिर से 2-3 साल बाद जो है दूसरी जमीन पर करेंगे। तो इस तरह से जो है ये खेती करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो उपजाऊ जमीन, अर्थात यहाँ पे जमीन ज़्यादा नहीं मिल रही थी। जमीन क्यों ज़्यादा नहीं मिल रही थी, क्योंकि इसे जो है थोड़ा सा जमीन तो मिल जा रहा था, लेकिन ये क्या करते थे, झूम खेती करते थे, जिसके कारण जो है इसे ज़्यादा जमीन नहीं मिल रही थी, जिसके कारण जो यहाँ पे उपजाऊ भी नहीं मिल रही थी, उपजाऊ नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे भूखमरी हो रही थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे माहौल क्रिएट होता है, ठीक है। अब आगे समझिए। क्योंकि यह झूम खेती करते थे, इसके लिए जो है नई जमीन नहीं पास आ रही थी, इसकी जो है अलग अलग जमीन नहीं मिल पा रहा था इन लोग को। जिस जमीन पर यह पहले खेती क्या करते थे, अब संथालों के हाथ में वो जमीन चली जा रही थी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब आगे समझिए। ऐसे में इनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा और यह खेती जो है को आगे नहीं चला पाए, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि पहाड़ी शिकारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथालों की जिंदगी जो है पिछले से अच्छी हो गई थी, ठीक है। वहीं पर जो है संथाल जो होता था उसकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। क्यों? क्योंकि संथाल जो लोग थे वो एक बर्बर थे, मतलब खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे खाना की तलाश में। वहीं पर जो है जो पहाड़ी इलाके के लोग थे उसकी ज़िंदगी बहुत ही खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब नष्ट हो गई थी, इस तरह आप समझिए। वहीं पर संथालों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने लगी थी, ठीक है, क्योंकि वो खानाबदोश ज़िंदगी से छोड़ चुके थे और एक स्थायी बस गए थे और स्थायी कर रहे थे, ठीक है। ये खानाबदोश को लग रहा था कि हमको जो है बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मिल गई थी, लेकिन नहीं, इस तरह से कोई ऐसा नहीं था। लेकिन थोड़ा देर के लिए जो है इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। लेकिन आप आगे समझिएगा कि ये जो खानाबदोश थे, जो संथाल थे, उसकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही खराब, मतलब इनकी ज़िंदगी भी बहुत ही मतलब नष्ट होने लगी थी, इनकी ज़िंदगी भी जो भी खराब होने लगी थी, ठीक है। इस तरह से आप आगे समझिएगा, ठीक है। आप समझते हुए आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है।
संथाल लोग बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्य फसल की खेती करने लगे। ठीक है, ये जो संथाल हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खेती करने लगे, जिसके कारण जो है वो वाणिज्य फसल भी उगाने लगे। जो बिजनेस के तौर पर खेती की जाती थी वो भी जो है फसल ये जो है उगाने लगते थे। ठीक है, उसके कारण क्या होने लगा कि ये जो है व्यापारी और साहूकार के साथ भी लेन देन करने लगे। कौन ना, संथाल। ठीक है, संथाल ने जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्हें जो है जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह अपने उनके हाथ से चली जा रही थी। इससे आपको क्या समझ में आया, आप भी थोड़ा शौक हो जाएंगे। जो जमीन उसको मिल जा रही थी उससे जो है फिर से उससे जो है छीनी जा रही थी। ठीक है, उसका हाथ से निकलता जा रहा था। तो ये किस तरह से हो रहा था, इस तरह समझिए। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी, जिस जमीन को वो साफ करके खेती करते थे, उस पर सरकार ने भारी कर लगा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। ठीक है, क्यों? जैसे कि ये एक समाज है। ठीक है, समाज है, सोचिए कि यहाँ पे जो है आधा हिस्सा जो है ये जंगल था। ठीक है, यहाँ पे खेती की नहीं की जाती थी। ठीक है, वहीं पर जो है इस इलाकों पर खेती की जाती थी। ठीक है, तो जब संथाल आए यहाँ पे, तब क्या हुआ कि अंग्रेज जब संथाल को देखे, समझे बहुत ही अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो संथाल जो है इसको इस कार्य पर कर दिया गया। इसको बोला गया कि ये जो क्षेत्र है इसको तुम उपजाऊ बना दो। ठीक है, इसके बदले में आपको पैसा दूंगा, यहाँ पर रहने के लिए भी स्थान दूंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसको लालच के चलते जो है ये यहाँ पे ज़मीन पर जो है उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है, जब सारा इलाका जो है जितना भी ज़मीन था वो सारा जो है वो उपजाऊ बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ का सरकार हुआ करता था वो जो है बहुत ज़्यादा कर लगा दिया इस इलाके पे। ठीक है, साहूकार लोग भी जो है उचित दर पर ब्याज लगा रहे थे। ठीक है, और साहूकार भी जो है बहुत ज़्यादा ब्याज लेने लगे जब ये जो पैसा मांगने लगे इसके उधारी पर। ठीक है, तो इस तरह से होने लगा। जब कोई स्थल संथाल कर्ज अदा नहीं कर पाते थे तो ऐसे में जो है उसकी ज़मीन को भी कब्जा करने लगा। देखिए यहाँ पर अंग्रेज ने कितने अच्छी से चाल चला। ठीक है, संथाल को कार्य किया, बहुत सब इलाकों को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना दिया। उसके बाद जो है जिस जमीन पर ये रहते थे संथाल, उसी पे जो है यहाँ पे कर लगा दिया, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया, जिसके कारण संथाल अपना कर नहीं भर पाते थे। और अगर नहीं भर पाते थे जिसके कारण जो है वहाँ की ज़मीन जो है उस पर कब्जा करने लगा। कौन ना, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अंग्रेज जो है वो अपना काम जब कार्य हो गया, उसका कार्य जब समाप्त हो जाता है, तब जो है दूसरे के साथ जो है भेदभाव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जमींदार लोग दामिन इलाके पर अपना नियंत्रण करने का दावा करते थे। ठीक है, ये जो जमींदार हुआ करते थे वो दामिन इलाका पर, दामिन जो कि संथाल का इलाका है, उस पर जो है कब्जा करने के लिए दावा करते थे। ठीक है, 1850 के दशक तक संथाल लोग ऐसा महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के जहां उनका शासन हो। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए कि 1850 के दशक में संथाल लोग ऐसा महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका खुद का शासन हो, उस समाज पर वैसा एक शासन जो है, वैसा एक माहौल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे महसूस जो है करने लगे थे। कौन? संथाल लोग। ठीक है, जमींदार साहूकार औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह का समय आ गया। ठीक है, इसके कारण जो है जमींदार जो थे, साहूकार जो थे, औपनिवेशिक राज्य जो था, उसके बीच जो है एक झगड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, 1855 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, आपको क्या बताइएगा? 1855 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह आपको याद होना चाहिए बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूमि जिलों पे जो है ले लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसका इलाका इस तरह से अब ट्रांसफर किया गया। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उस पर कुछ विशेष कानून लगाने में जो है संथाल लोग संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है संथाल लोग जो है संतुष्ट हो गए थे। ठीक है, विशेष कानून उनको प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो इसके कारण जो है ये संतुष्ट हो गए। कौन? संथाल लोग। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा चैप्टर जो है, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है 10 वो एंड होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैंने जितने भी टॉपिक समझाए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा चैप्टर एंड होता है। आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको सारे जो है पीडीएफ सारे जो हैं वो प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से
विजिट करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।